जितनी देर उसने लड़ाई की, मेंग लाय उतना ही भ्रमित होता गया। भले ही एक साधारण डीफाइड ज़ेनोजेनिक बहुत बुद्धिमान ना हो, फिर भी वो हारने पर पीछे हटना जानता है। वो बस एक अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी पर लगातार हमला नहीं करता, लेकिन वह किरिन हर हाल में मौत की लड़ाई चाहता था। उसने अपने जीवन की परवाह नहीं की, जिसने उसे आश्चर्यजनक रूप से मुश्किल बना दिया। लेकिन जिस बात ने मेंग लाय को सबसे ज्यादा चिंतित किया, वो ये विचार था कि कोई ये सब आयोजित कर रहा था। अगर वह रहस्यमय व्यक्ति डीफाइड ज़ेनोजेनिक्स को नियंत्रित कर सकता था, तो मेंग लाय कल्पना भी नहीं करना चाहता था कि वे कितने मजबूत हो सकते हैं। मुझे वीर को एक्सट्रीम किंग वापस ले जाना है, और मुझे ये जल्दी करना है। मेंग लाय ने अपना मन बना लिया। एक सोने की सब्सटेंस चेन प्रकाश के एक चकाचौंध भरे विस्फोट में फट गई। यह अंतरिक्ष को चीरते हुए एक सुनहरे देवता जैसा था। बादलों की हवाएं और डीफाइड रक्त हर जगह छिड़क गए। कच्ची शक्ति के आदान प्रदान की मात्रा के कारण वीर लड़ाई के करीब नहीं जा सका। 10 घंटे के बाद वीर ने कुछ चिल्लाने की आवाज सुनी, फिर चुप्पी। वो मुड़ा जैसे ही किरिन का सिरहीन शरीर बादलों के माध्यम से धीरे धीरे गिर गया। फिर मेंग लाय उसकी ओर आ रहा था। आदमी के हाथ किरिन के कटे हुए सिर को जकड़े हुए थे। हालांकि मेंग लाय भी घायल हो गया था। उसका सुनहरा देवता शरीर खून बहा रहा था, और उसके घावों में से एक हड्डी दिखाने के लिए काफी गहरा था। वो काफी क्षतिग्रस्त था। वीर को दुख हुआ कि वह किरिन पर आखिरी वार नहीं कर पाया, लेकिन वो उस समय कई किंग क्लास ज़ेनोजेनिक्स को मारने में कामयाब रहा था। वो कम से कम धीरे धीरे अपने किंग क्लास जीन की गिनती भर रहा था। वीर और मेंग लाय यात्रा करते रहे। वीर ने बहुत सारे क्लाउड बीस्ट्स को मारा, लेकिन वे जहां भी गए वहां और भी अधिक पागल प्राणी दिखाई दिए। यहां तक कि मेंग लाय, जो अधिकांश हत्या कर रहा था, उसके हाथ भी थक रहे थे। अगर मुझे पता चला कि ये सब कौन कर रहा है, तो मैं उनकी खाल नोच लूंगा, मेंग लाय ने थकी हुई निराशा में शाप दिया। अतीत में ज़ेनोजेनिक्स कभी मेंग लाय के करीब नहीं आते थे। वे उसके सामने खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि अभी यहां तक कि बैरन्स और विस्काउंट्स भी उस पर हमला करने को तैयार थे। उसने उन्हें मार डाला, लेकिन यह परेशान करने वाला था कि उसे ऐसा करना भी पड़ा। उन्होंने लड़ना जारी रखा। बादल उनके पीछे खून के तालाबों जैसे लग रहे थे। मेंग लाय ने वीर को पकड़ा और तेजी से पीछा करते हुए ज़ेनोजेनिक्स से आगे निकल गया। उसने इतनी बड़ी मात्रा में हत्या की थी कि वह बीमार महसूस कर रहा था। वो अब और मारना नहीं चाहता था। 1 लाख मील की यात्रा करने के बाद उन्होंने एक और डीफाइड ज़ेनोजेनिक को अपनी ओर आते देखा। ये मेंग लाय के रास्ते में ही दिखाई दिया। वीर ने एक विशाल इंद्रधनुषी रंग का पक्षी देखा जो एक मोर जैसा दिखता था। यह बादलों के माध्यम से ऊंचाई पर उड़ रहा था। सिर्फ इसकी उपस्थिति की अनुभूति ही अधिकांश लोगों को डर से कांपने के लिए काफी होगी। टियांगसिया पीकॉक किंग। टियांगसिया पीकॉक किंग को कौन नियंत्रित कर सकता है? मेंग लाय फुसफुसाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या वह मजबूत है? वीर ने पूछा। यह टियांगसिया के 7 देवताओं में से चौथा है। टियांगसिया यूनिकॉर्न उस रोस्टर पर आखिरी स्थान पर है। तो तुम क्या सोचते हो? मेंग लाय बीमार लग रहा था। स्पष्ट रूप से उसे विश्वास नहीं था कि वह लड़ाई में टियांगसिया पीकॉक किंग को हरा सकता है। वीर ने सदमे में टियांगसिया पीकॉक किंग को देखा। उसने अपने सुंदर पंखों को फैलाया, उन्हें अपने पीछे एक अर्धवृत्त में उठाया। आंखों जैसी दिखने वाली छवियां मोर के फैले हुए पंखों से बाहर घूर रही थी। इंद्रधनुष के सभी रंग उन आंखों के अंदर चमक रहे थे। वे इंद्रधनुषी गॉडलाइट्स बन गए जिन्होंने अचानक बादलों के पूरे सागर को इंद्रधनुषी गॉडलाइट में भिगो दिया। जैसे ही इंद्रधनुषी गॉडलाइट दिखाई दिया, वीर ने प्रकाश को अपने शरीर को छूने के लिए गिरते देखा। और जब ऐसा हुआ, तो उसका कवच, त्वचा और बाल धूल जैसे दिखने लगे। वो हिलने के लिए बहुत चकित था।
वीर का जेड स्किन इंद्रधनुषी गॉडलाइट्स की शक्ति को रोकने में असमर्थ था। वीर ने मेंग लाई की ओर देखा और देखा कि वह भी धूल में पिघल रहा था। दांत खड़खड़ाने वाली दहाड़ के साथ मेंग लाई फिर से वह सोने का विशाल बन गया। उसने वीर को पकड़ लिया ताकि सोने का रंग उसके शरीर पर भी फैल सके। रंग ने वीर के पूरे रूप को रंग दिया। जब वीर ने करीब से देखा तो वह देख सकता था कि सोने की परत जटिल सब्सटेंस चेन से बनी थी, लेकिन यहां तक कि सुरक्षा की वह परत भी इंद्रधनुषी गॉडलाइट की शक्ति के तहत खराब होने लगी। मेंग लाई का सोने का शरीर स्पष्ट रूप से ट्यांगसिया पीकॉक किंग के इंद्रधनुषी गॉडलाइट का सामना नहीं कर सका। तुम्हें अभी निकलना होगा। मेंग लाई ने वीर को खींच दिया, फिर ट्यांगसिया पीकॉक किंग की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। वीर ने इंद्रधनुषी गॉडलाइट्स के प्रभाव क्षेत्र से बचने के लिए मेंग लाई के फेंकने के संवेग का उपयोग किया। इस बीच ट्यांगसिया पीकॉक किंग मेंग लाई द्वारा व्यस्त था और इसलिए पीछा नहीं कर सका। भाड़ में जाओ। यहां तक कि डरावना ट्यांगसिया पीकॉक किंग भी मेरी ओर खींचा गया। मैं इस चीज को नहीं रख सकता, वीर ने सोचा। उसने डेस्टिनीज टावर से बादल को बाहर निकाला, उसे एक तरफ फेंक दिया और उड़ गया। उस चीज ने ट्यांगसिया पीकॉक किंग को भी आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की थी। अगर वीर इसे ले जाना जारी रखता तो यह केवल समय की बात होगी जब वह बाकी ट्यांगसिया गॉड्स को आकर्षित कर लेगा। रोस्टर के अंत में ट्यांगसिया यूनिकॉर्न पहले से ही बहुत मजबूत था। चौथा रैंक देवता ट्यांगसिया पीकॉक किंग असाधारण रूप से डरावना होना चाहिए। यहां तक कि मेंग लाई भी उस तरह के दुश्मन को कम नहीं आंकता था। अगर एक उच्च स्तर का दुश्मन आया तो वे पल भर में मारे जाएंगे। वीर द्वारा बादल को छोड़ने के बाद वो वापस मुड़ गया। वह एक अलग दिशा में गया ताकि वह मेंग लाई से बच सके। थोड़ी देर उड़ने के बाद वीर ने अपनी गर्दन के पीछे एक अजीब चुभने वाली सनसनी महसूस की। वो मुड़ा और बादल को अपना पीछा करते देखा। ओह, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वीर की आंखें लगभग उसकी खोपड़ी से बाहर निकल गई। जिस जगह उसने उसे रखा था वो वहां नहीं रुका था। बादल ने वीर को जवाब नहीं दिया। ये बस उसकी ओर उड़ा और पास में तैरने लगा। हालांकि ऐसा नहीं लगा कि ये उसे चोट पहुंचाना चाहता है। मैं तुमसे डरता हूं। वीर ने सोचा कि अजीब बादल से दूर रहना सबसे अच्छा है। उसने अपनी फीनिक्स टेक्निक्स का उपयोग करते हुए भागने के लिए गति बढ़ाई, जबकि वह मलाईदार बादल बहुत धीमा लग रहा था। यह किसी तरह वीर के साथ तालमेल बनाए रखने में कामयाब रहा। वीर ने कितनी बार दिशा बदली, वो उसे हिला नहीं सका। वीर ने इसे मुक्का मारने और इसे दूर भेजने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसने जितना अधिक बल मुक्के में डाला, बादल उतनी ही तेजी से उसका पीछा करता, और जब उसका मुक्का बादल पर पड़ा तो वो वास्तव में घना हो गया और सारी शक्ति का सामना कर गया। थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो क्लाउड बीस्ट्स के एक और समूह से मिला। वे वीर का पीछा कर रहे बादल की ओर खींचे गए थे। सौभाग्य से ये क्लाउड बीस्ट्स काफी निम्न स्तर के थे। वे ज्यादातर विस्काउंट्स और अर्ल्स थे। वीर ने उनसे आसानी से छुटकारा पा लिया। अगर तुम मेरे लिए एक और डीफाइड लाते हो तो मैं बहुत मर जाऊंगा। वीर बादल से छुटकारा पाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसे रोने जैसा महसूस हुआ, लेकिन फिर वीर ने इसके बारे में सोचा। बादल का प्रभाव क्षेत्र सीमित था। अगर वह नहीं भागा तो कोई और शक्तिशाली क्लाउड बीस्ट्स दिखाई नहीं देंगे। ये सोचते हुए वीर दौड़ना बंद कर दिया। वो वहीं रुक गया जहां वह था और बादल को घूरने लगा। उसने उससे कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरा पीछा और मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वीर अंदर के काले क्रिकेट या स्पाइडर प्लांट को डराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि उन दोनों में से कोई एक इस नाटक के पीछे था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? जब बादल ने प्रतिक्रिया नहीं दी तो वीर ने गुस्से से पूछा। वह सीधे बादल के अंदर रहने वालों की ओर चला गया। वीर बादल के पास पहुंचा,
लेकिन ये तेजी से पीछे हट गया ताकि वीर इसे छू न सके। वीर को बहुत गुस्सा आया। उसने गति बढ़ाई और बादल का पीछा किया। जैसे ही उसने उसका पीछा किया, वो उससे दूर हटना जारी रखा। लेकिन जब भी वीर मुड़ता और बादल से दूर जाने की कोशिश करता, तो वो पीछा करता। थोड़े समय बाद वीर अविश्वसनीय रूप से निराश हो गया। मैंने तुम्हें लेकर गलती की। मैंने गलती की। क्या तुम कृपया मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो? वीर ने बादल से भीख मांगी। उसकी आंखों में आंसू थे। वीर के दुर्भाग्य से अंदर का क्रिकेट ब्रह्मांड की आम भाषा नहीं समझा। जब वीर दूर चला गया तो उसने फिर से पीछा किया। अब वीर की स्थिति थोड़ी अजीब हो गई थी। वो न तो जा सकता था और न ही रुक सकता था। एक देवता को आमंत्रित करना आसान था, लेकिन एक देवता को दूर भेजना मुश्किल था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से धमका सकते हो? वीर गुस्सा हो रहा था। अपने सुखद रास्ते पर जाने के बजाय बादल एक स्टॉकर की तरह उसके पीछे पीछे रेंग रहा था। वीर ने स्पेल को बुलाने का फैसला किया और उसकी 2 पिस्तौलें इस्तेमाल की। उसने तेजी से गोली चलाई और प्रत्येक गोली उच्च गति पर बादल से टकराई। बादल ने चकमा नहीं दिया और गोलियां बादल की सतह पर टकराई। हालांकि एक पल बाद गोलियां बादल में छेद करने के बजाय वापस उछल रही थी। वीर को इस परिणाम की उम्मीद थी। वह वास्तव में बादल को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। तुम बड़े भाई वीर से लड़ने के लिए बहुत कमजोर हो। वीर ठंडक से हंसा। उसने बादल पर फिर से गोली चलाने के लिए अपनी पिस्तौल का इस्तेमाल किया। कई गोलियां फिर से बादल से टकराईं, लेकिन इस बार बादल ने अपनी उछाल खो दी। जब गोलियां उससे टकराईं, तो ऐसा लगा जैसे वे एक पत्थर की सतह से टकरा रही हों। वीर के पहले के हमले स्पेल की जमने वाली शक्ति से भरे हुए थे। उसने बादल को जमा दिया, जिससे उसकी लोचदार लचीलापन खत्म हो गया। हालांकि बादल अब बहुत कठोर था। गोलियां अभी भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन जहां गोलियां लगी, वहां अब कछुए के प्रतीक दिखाई दिए। ये वीर का टर्टल स्किल था। वीर के थोड़ी देर और गोली चलाने के बाद जमा हुआ बादल कछुए के चमकते प्रतीकों से पूरी तरह से चेकर्ड हो गया था। जब उसने ऐसा करना समाप्त कर दिया, तो उसने एक बर्फीली रोशनी डाली, जिससे बादल बर्फ का एक ब्लॉक बन गया। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम उसके बाद मेरा पीछा कर पाओगे। वीर मुड़ा और उड़ गया। जैसे ही वो उड़ा, वो जमे हुए बादल की जांच करने के लिए बार बार मुड़ा। बादल जमने के बावजूद हिलने लगा, लेकिन वीर को यह देखकर राहत मिली कि वो अब घोंघे जितना धीमा था। अब उसके लिए वीर के साथ तालमेल बिठाना असंभव होगा। वीर इससे खुश था। उसने उसे धूल में छोड़ दिया, अब और पीछे नहीं देखा। यह पकड़ने वाला नहीं था। मैंने आखिरकार इससे छुटकारा पा लिया। वीर ने कुछ बार दिशा बदली, और जब यह निश्चित रूप से चला गया, तो उसने राहत की एक लंबी सांस ली। वो बस उड़ने वाला था, लेकिन उसने जल्द ही आगे से कुछ आते हुए महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आगे प्राणी लड़ रहे थे। लड़ाई बहुत दूर हो रही थी, और लड़ाई से सदमे की लहरों ने मुश्किल से उसके चारों ओर के बादलों को हिलाया। वीर हिचकिचाया। उसने आखिरकार उड़कर लड़ाई के मैदान को बेहतर ढंग से देखने का फैसला किया। थोड़े समय बाद वह सदमे की लहरों का और अधिक स्पष्ट रूप से विश्लेषण कर सका। यह ध्वनि शक्ति बहुत परिचित है। ये बाओकिन है। इस्तेमाल की जा रही दूसरी शक्ति एक अग्नि तत्व है। रुको, क्या वह छोटी लाल चिड़िया की शक्ति नहीं है? वीर जितना खुश था उतना ही हैरान भी था। उसने लड़ाई की ओर गति बढ़ाई। वो लड़ाई के मैदान के जितना करीब पहुंचा, सदमे की लहरें उतनी ही पागल होती गई। इससे पहले कि वीर ने छोटी लाल चिड़िया और बाओकिन को देखा, उसने सफेद वेल को बादलों में स्थित देखा। वह एक्सट्रीम किंग के 2 किंग क्लास नाइट्स का पीछा कर रही थी। वीर खुश हो गया। वह सीधे सफेद वेल और 2 एक्सट्रीम किंग नाइट्स की ओर बढ़ा। 2 एक्सट्रीम किंग नाइट्स डर के मारे भाग रहे थे।
जब उन्होंने अचानक वीर को अपने सामने देखा तो वे जम गए। उस क्षणिक ठहराव से सफेद व्हेल का मुंह खुल गया और उन्हें एक ब्लैक होल की तरह अंदर चूस लिया। पिताजी। वीर के सफेद व्हेल में प्रवेश करने के बाद बार्बी वीर की छाती में कूद गई। उसने उत्तेजित होकर कहा, पिताजी, मैंने जहाज में इतने सारे लोगों को पकड़ा। वीर ने उस ओर देखा जहां बार्बी इशारा कर रही थी और उसने देखा कि सफेद व्हेल की जेल एक दर्जन किंग्स और हफ्डी फाइट से भरी हुई थी। वे सभी एक्सट्रीम किंग नाइट्स थे। बहुत बढ़िया काम। वीर ने जहाज पर अन्य लोगों पर नजर डाली। पायरेट्स और फैंग किंग वायु ठीक थे। केवल मयंक मनचंदानी थोड़ी गंदी लग रही थी। वो गंदे कपड़ों के साथ कोने में बैठी थी। वो डरी हुई लग रही थी। जब बार्बी ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था तो वीर पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। वो छोटी हरी तलवार एक हफ्डी फाइट को मार सकती है। इसमें स्पष्ट रूप से आंखों से मिलने के अलावा और भी बहुत कुछ है। मुझे आश्चर्य है कि ये कहां से आया। ये ड्यू गॉड सिटी में खोदी गई एक वस्तु थी। क्या ये देवताओं द्वारा पीछे छोड़ा गया हथियार हो सकता है जिसने वहां लड़ाई की थी? अगर ये देवताओं का हथियार है तो ये मयंक मनचंदानी को बहुत अमीर बना सकता है। वीर ने मयंक मनचंदानी को देखा लेकिन उसे उसकी स्थिति याद आ गई। इससे वीर ने सोचा कि उसे धोखा देना बहुत अच्छा काम नहीं हो सकता है। लेकिन वीर को वो कहानी याद आई जो बार्बी ने अभी उसे बताई थी। हालांकि मयंक मनचंदानी का व्यक्तित्व छोटी हरी तलवार से अभिभूत और दबा हुआ लग रहा था। वो गायब नहीं हुआ था। कुछ मौकों पर उसका असली स्वरूप चमक सकता था, लेकिन छोटी हरी तलवार बहुत मजबूत थी। मयंक मनचंदानी की इच्छा शक्ति केवल सीमित समय के लिए अत्यधिक दबाव में सक्रिय हो सकती थी। छोटी हरी तलवार की पकड़ से पूरी तरह से बचना बहुत मुश्किल लग रहा था। क्या छोटी लाल चिड़िया ठीक है? वीर ने जलते हुए आकाश को चिंतित होकर देखते हुए खुद से बुदबुदाया। बार्बी के अनुसार छोटी लाल चिड़िया और बाओ किनेक विजेता निर्धारित किए बिना कुछ दिनों से लड़ रहे थे। बार्बी ने अपने होंठ उठाए और कहा, चिंता मत करो पिताजी, छोटा लाल ठीक रहेगा। अगर वो इतना छोटा नहीं होता तो वो उस आदमी को पहले ही मार चुका होता। वीर ने सिर हिलाया। वो कुछ और कहना चाहता था लेकिन उसका चेहरा बदल गया। उसने अनजाने में सफेद व्हेल से बाहर झांका और कई बादलों के बीच उसने एक अकेला मलाईदार बादल उनकी ओर आते देखा। ये जल्द ही सफेद व्हेल के सामने आया और वीर तुरंत जानता था कि यह उसका स्टॉकर क्लाउड था। हे भगवान, ये मेरे साथ कैसे पकड़ा गया? वीर ने देखा कि बर्फ और टर्टल सिंबल्स जो उसने बादल पर रखे थे अब गायब हो गए थे। उसे नहीं पता था कि उस शापित चीज से कैसे छुटकारा पाया जाए। बार्बी, छोटी लाल को वापस बुलाओ। हमें जाना होगा अभी। वीर का चेहरा भयानक लग रहा था। अगर बादल यहां था तो और भी कई क्लाउड बीस्ट्स उनके रास्ते पर हो सकते थे। अगर एक डीफाइड जेनोजेनिक उनकी ओर खींचा जाता तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। बार्बी को नहीं पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसने वही किया जो वीर ने निर्देश दिया था। उसने युद्ध के मैदान पर एक क्रिस्टल प्रकाश फायर करने के लिए सफेद व्हेल का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर बाद वीर ने छोटे फीनिक्स को पीछे हटते देखा। जब वह सफेद व्हेल पर उतरा तो वो फिर से छोटी लाल चिड़िया जैसा दिखने लगा। तुम कहां भाग रहे हो? बाओ किन अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा की। उसका शरीर कई जगहों पर काला पड़ गया था और खून बह रहा था, और वह जो वीणा इस्तेमाल करता था वो जल गया था। उसके कुछ तार भी टूट गए थे। ऐसा लगा जैसे उसे छोटी लाल चिड़िया के साथ अपनी लड़ाई का बेहतर अंत नहीं मिला था। वीर ने बार्बी को भागने के लिए सफेद व्हेल के नियंत्रण का उपयोग करने दिया। बाओ किन इतने लंबे समय से लड़ रहा था। उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खो दी होगी। अब सफेद व्हेल का पीछा करना उसके लिए आसान काम नहीं होगा। सफेद व्हेल उच्च गति से दूर चली गई और मलाईदार बादल करीब पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे चला गया। बाओ किन बादल के पीछे पीछे चलता रहा।
वे सभी बादलों के माध्यम से तेजी से यात्रा करते थे। पांग, वे ज्यादा देर तक नहीं उड़ रहे थे जब वीर ने एक इंद्रधनुषी रोशनी देखी। इसने तुरंत चारों ओर बादलों के सागर को ढक लिया। टिएंगसिया पीकॉक किंग, वीर ने सांस ली, बादलों के बीच शानदार पक्षी को देखा। टिएंगसिया पीकॉक किंग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था। उसके अधिकांश पंख फट गए थे और पक्षी की पूंछ पर केवल कुछ पंख ही बचे थे। ये एक नोची हुई मुर्गी या एक कागज के पंखे जैसा था जो ज्यादातर फटा हुआ था। घाव उसके शरीर पर छा गए थे और उनमें से कई गंभीर लग रहे थे। लेकिन यह प्राणी कितना भी बुरी तरह से घायल क्यों न हो, यह अभी भी एक शक्तिशाली डीफाइड फो था। मोर की आंखें चमकने लगी। इसने एक इंद्रधनुषी गॉडलाइट सब्सटेंस चेन उत्सर्जित की, जिससे एक एरिया बन गया जो सब कुछ बचा रहा था। उस एरिया के अंदर की हर चीज इंद्रधनुषी गॉडलाइट से पिघल जाएगी। एरिया के अंदर कुछ भी मिनटों में धूल में कम हो जाएगा, टूटकर गिर जाएगा। वीर और अन्य लोग सफेद व्हेल के अंदर बेहतर थे। सफेद व्हेल का हल बहुत ठोस था। जब इंद्रधनुषी गॉडलाइट उस पर चमका तो धूल की धीमी धाराएं जहाज के हल से किसलने लगी। प्रक्रिया बहुत धीमी थी। बादल और बाओ किन का भाग्य इतना अच्छा नहीं था। जब इंद्रधनुषी गॉडलाइट बादल पर चमका तो वह धूल बनने लगा। बाओ किन का कवच भी गॉडलाइट का सामना नहीं कर सका। कवच का धूल में बदलना बहुत धीमा था, लेकिन यह बाओ किन का सेल्फ आर्मोर था। अगर यह ठीक होने के बिंदु से परे घायल हो गया तो उसका पूरा शरीर स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। टिएंगसिया पीकॉक किंग का लक्ष्य बादल था। उसकी आंखें एक गॉडलाइट के साथ चमक उठीं जो बादल पर केंद्रित लग रहा था। बादल डर गया था और वह तेजी से आगे उड़ गया, लेकिन एरिया से भागने की कोशिश करने के बजाय वो बस सफेद व्हेल के नीचे छिप गया। टिएंगसिया पीकॉक किंग की गॉडलाइट सफेद व्हेल पर पड़ी और लगभग हल में छेद कर गई। ओह, क्या वो बदकिस्मत बादल मुझसे इतनी नफरत करता है? वीर ने शिकायत की। उसने बाबी की ओर रुख किया। तेज जाओ, इसे खोदो। बारबी ने सफेद व्हेल की शक्ति को अधिकतम तक धकेल दिया। सफेद व्हेल ने व्हेल जैसी आवाज निकाली और फिर वह आगे बढ़ गई, जैसे कि वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज की परवाह किए बिना छोड़ने की योजना बना रही थी। बादल दूरी को कम करने में कामयाब रहा और फिर से यह सफेद व्हेल के नीचे दिखाई दिया। इंद्रधनुषी गॉडलाइट्स बादल पर पड़ी और वह तेजी से पिघल गया। जल्द ही स्पाइडर प्लांट का पता चला। पौधा बहुत हरा था, जैसे दोषरहित जेड। इंद्रधनुषी गॉडलाइट स्पाइडर प्लांट पर चमका, लेकिन पौधा गॉडलाइट की शक्ति से प्रतिरक्षित लग रहा था। बाओ किन विपरीत दिशा में भाग रहा था। उसने कुछ बादलों में शरण ली और जब उसने पीछे देखा तो उसने स्पाइडर प्लांट को देखा। वो कर्कश रूप से चिल्लाया, होली एरिया ग्रास। वो होली एरिया ग्रास है। एक सेकंड के विचार के बिना बाओ किन ने स्पाइडर प्लांट की ओर सब्सटेंस चेन्स का एक झुंड भेजा। टिएंगसिया पीकॉक किंग का लक्ष्य स्पाइडर प्लांट था। जब उसने देखा कि बाओ किन उसके पुरस्कार को चुराने की कोशिश कर रहा था तो इंद्रधनुषी गॉडलाइट ने उस पर एक लेजर फायर किया। बाओ किन ने इंद्रधनुषी गॉडलाइट को ब्लॉक करने के लिए अपनी वीणा उठाई, लेकिन पीकॉक के शक्तिशाली हमले से डीफाइड ट्रेजर जल्दी से नष्ट हो गया। ब्लेरग, धूल बाओ किन के शरीर से बरसा। वो अपने नुकसान से बहुत परेशान लग रहा था और पौधे के लिए उसकी इच्छा अभी भी उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। हालांकि वह अब स्पाइडर प्लांट को चुराने की कोशिश करने को तैयार नहीं था। उसने अंतरिक्ष के कपड़े में एक छेद फाड़ दिया, टेलीपोर्टेड किया और गायब हो गया। आखिरकार वो मेंगलाई जैसे किसी से तुलनीय नहीं था। टिएंगसिया पीकॉक किंग जितना घायल था, उसके बावजूद वो उससे लड़ नहीं सकता था। वो एक लड़ाई होती जिसे जीतने का उसके पास कोई मौका नहीं था और वह ये जानता था। बाओ किन के भाग जाने के बाद टिएंगसिया पीकॉक किंग की नजर स्पाइडर प्लांट पर वापस आ गई।
वो स्पाइडर प्लांट को खाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह पौधे पर झपट पाता, पौधा किसी अदृश्य शक्ति के तहत उड़ गया। उसे दूसरे स्थान पर खींचा जा रहा था। टियांगसिया पीकॉक किंग ने उस दिशा में देखा जहां पौधा खींचा जा रहा था। उसने एक छोटी लड़की को सफेद व्हेल के ऊपर खड़ा देखा। उसके हाथों में एक छोटा सोने का गोट जकड़ा हुआ था और वो गोट स्पाइडर प्लांट को चूस रहा था। जब उसने ये देखा तो वीर का दिल बैठ गया। उसे यह भी नहीं पता था कि बार्बी कब बाहर स्पाइडर प्लांट पर अपना गोड इस्तेमाल करने गई थी। टियांगसिया पीकॉक किंग ने गुस्से से चिल्लाया। उसकी इंद्रधनुषी सब्सटेंस चेन्स एक ज्वालामुखी की तरह फट गई और उसकी सब्सटेंस चेन्स की सरासर मात्रा ने पूरे अंतरिक्ष को ढक लिया। वो भयंकर लग रहा था। यहां तक कि जब मेंग लाई ने पक्षी पर हमला किया था, तब भी वह इतना परेशान नहीं हुआ था। वह इंद्रधनुषी गॉडलाइट हर जगह था। यह ऐसा था जैसे एक इंद्रधनुषी आकाश सब कुछ पर उतर आया हो। बार्बी के सफेद व्हेल में वापस चढ़ने के बाद वीर ने जहाज को आगे बढ़ा दिया, लेकिन सफेद व्हेल कितनी भी तेजी से उड़ी हो, यह टियांगसिया पीकॉक किंग के इंद्रधनुषी गॉडलाइट से बचने के लिए काफी तेज नहीं थी। डरावनी इंद्रधनुषी गॉडलाइट सफेद व्हेल पर पड़ी और जहाज का खोल और भी तेजी से विघटित होने लगा। मशीन का सफेद शरीर अचानक उड़ते समय भूरे धुएं के एक गुच्छे जैसा दिखने लगा। बहुत सारी धूल और राख टूटकर गिर गई, जैसे किसी प्रकार का बदसूरत धूमकेतु। सफेद व्हेल का खोल इंद्रधनुषी गॉडलाइट से पिघल गया, जिससे उसकी आंतरिक संरचना की हड्डियां सामने आ गई। हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। मैं तुम लोगों से विनती करता हूं, तुमने जो कुछ भी चुराया है उसे वापस कर दो। मयंक मनचंदानी ने वीर की टांग पकड़कर रोया। वीर की आंखें घूमती रहीं। जिस दर से सफेद व्हेल का हल नष्ट हो रहा था, वह भी जानता था कि चीजें ज्यादा देर तक नहीं चलेंगी। लेकिन स्पाइडर प्लांट पर बाओ किन की प्रतिक्रिया देखने के बाद वीर ने महसूस किया कि स्पाइडर प्लांट बहुत कीमती होना चाहिए। उसने होली एरिया ग्रास के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वो अब हार मानना और इसे छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन टियांगसिया पीकॉक किंग अभी भी एक भयानक जानवर था। उसने जो इंद्रधनुषी गॉडलाइट उत्सर्जित किया वो अजेय लग रहा था। वीर और उसके साथी ऐसे प्राणी की शक्ति का सामना करने के लिए काफी मजबूत नहीं थे। पायरेट्स और कैद किए गए एक्सट्रीम किंग नाइट्स ने ये सब डरी हुई आंखों से देखा। वे सभी सदमे में थे। उनकी आंखें पिघलती हुई सफेद व्हेल के चारों ओर भाग गई। अगर सफेद व्हेल नष्ट हो गई तो उनमें से कोई भी इस सब से बचने में सक्षम नहीं होगा। वे इंद्रधनुषी गॉडलाइट से धूल में बदल जाएंगे। बार्बी, चीज को वापस बाहर ले जाओ। वीर टियांगसिया पीकॉक किंग से निपटने का कोई और तरीका नहीं सोच सका। हालांकि बार्बी नहीं चाहती थी, वो वीर की अवज्ञा नहीं करेगी। उसने स्पाइडर प्लांट को गोड से बाहर निकाला और वीर को दे दिया। टियांगसिया पीकॉक किंग, इस चीज को ले लो और हमें जीने दो। वीर ने स्पाइडर प्लांट को सफेद व्हेल से बाहर फेंक दिया, उसे उनसे बहुत दूर फेंक दिया। टियांगसिया पीकॉक किंग स्पाइडर प्लांट को देखकर खुशी से उसकी ओर भागा। अब उसे सफेद व्हेल पर हमला करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वीर को शायद स्पाइडर प्लांट को और दूर फेंकना चाहिए था, लेकिन टियांगसिया पीकॉक किंग उससे कहीं ज्यादा तेज था जितना उसने उम्मीद की थी। वह एक पल में स्पाइडर प्लांट के बगल में दिखाई दिया। उसने अपना मुंह खोला और पूरे चीज को एक घूंट में निगल लिया। कोई भी टियांगसिया पीकॉक किंग को रोक नहीं सका और स्पाइडर प्लांट एक पल में पक्षी के गले से नीचे गायब हो गया। टियांगसिया पीकॉक किंग द्वारा स्पाइडर प्लांट को निगलने के बाद उसने आकाश की ओर कराह भरी। शोर इतना जोरदार था कि इसने टियांगसिया सिस्टम को हिला दिया। वीर पक्षियों की भाषा नहीं बोलता था, लेकिन वह कल्पना कर सकता था कि उस पक्षी को इतने आनंद में कराहने और आह भरने के लिए वह पौधा कितना स्वादिष्ट लगा होगा। पक्षी ने लंबे समय तक कराह भरी, लेकिन शोर अचानक एक जोरदार डकार से कट गया। टियांगसिया पीकॉक किंग अचानक बहुत भरा हुआ हो गया था।
वीर अभी भी सफेद वैल में क्षेत्र से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह बहुत दूर जा पाता, उसने एक अजीब शोर सुना। इसने उसे टियांगसिया पीकॉक किंग को देखने के लिए मजबूर किया। पक्षी लगातार डकार मारता रहा। वो रुक नहीं पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो पीड़ित है। ऐसा लग रहा था कि प्राणी ने बहुत अधिक खा लिया था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसका पेट सूज रहा था। यह ऐसा था जैसे एक पतली महिला अचानक 8 महीने की गर्भवती हो गई हो। वीर स्तब्ध था, लेकिन जैसे ही वो घूर रहा था, उसके मन में एक अचानक विचार आया। एक झटके के साथ उसने कहा, क्या वो काला क्रिकेट पीकॉक के पेट के अंदर कुछ कर रहा है? परेशान टियांगसिया पीकॉक किंग ने अपने पंखों को बेतहाशा फड़फड़ाया। ये इंद्रधनुषी प्रकाश के साथ जल रहा था और इसकी शक्ति आकाश के माध्यम से बेतरतीब ढंग से फट गई। जहां भी गई वहां अंतरिक्ष में खाइयां फाड़ दी। हालांकि उसके प्रयास व्यर्थ थे। उसका पेट अभी भी फैल रहा था। टियांगसिया पीकॉक किंग रोता रहा। वीर और अन्य लोग अवाक चुप्पी में देखते रहे। मिनटों बाद टियांगसिया पीकॉक किंग का पेट एक गुब्बारे की तरह खुल गया और ये अभी भी फैल रहा था। उसकी त्वचा इतनी खिंच गई थी कि वह पारदर्शी हो रही थी। सफेद व्हेल पर हर कोई ये सोचने लगा कि क्या प्राणी का पेट फटने वाला था। बेशक टियांगसिया पीकॉक किंग ने उन्हें निराश नहीं किया। उसका पेट फट गया और विस्फोट एक गड़गड़ाहट जैसा था। जहां उसका पेट कभी था, वहां एक विशाल छेद था। एक विशाल मलाईदार बादल उभरा। यह काला क्रिकेट का रोमल सफेद स्राव था। क्या ये इतना मजबूत है? वीर चौंक गया। उसे एहसास नहीं था कि मलाईदार बादल में इतनी शक्ति है और उसने निश्चित रूप से नहीं सोचा था कि ये टियांगसिया पीकॉक किंग के पेट से फूटने के लिए काफी मजबूत था। मोर एक रिडिकुलसली शक्तिशाली डीफाइड क्रीचर था और इसे अभी एक प्लास्टिक बैग की तरह फाड़ दिया गया था। आपको यह देखना होगा कि आप क्या खाते हैं। टियांगसिया पीकॉक किंग इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है। इसने सामग्री का निरीक्षण किए बिना एक स्वादिष्ट निवाला पूरा निगल लिया। अब इसका पेट उड़ गया है। मुझे नहीं पता कि ये बच पाएगा या नहीं। वीर का दिल उछल गया। उसने सफेद व्हेल को रोक दिया और टियांगसिया पीकॉक किंग को देखा। टियांगसिया पीकॉक किंग का पेट टूटने के बाद प्राणी का इंद्रधनुषी रक्त बादलों में स्वतंत्र रूप से बह रहा था। जानवर हवा में लटका हुआ था, निराशा से रो रहा था। उसने अपने पंखों को कमजोर ढंग से फड़फड़ाया। क्षेत्र छोड़ने की इच्छा थी, लेकिन उसकी इंद्रधनुषी गॉडलाइट्स मंद और मंद होती जा रही थी। उन्हें देखना बिल्कुल मुश्किल होता जा रहा था। यह जल्द ही किसी भी चीज पर हमला नहीं करने वाला था। मलाईदार बादल ने टियांगसिया पीकॉक किंग को नजरअंदाज कर दिया और वीर की ओर वापस उड़ गया। यहां एक अच्छा अवसर है। सफेद व्हेल का नियंत्रण ले लो, बार्बी, वीर ने खुशी से कहा। उसने छोटी लाल चिड़िया को पकड़ा और सफेद व्हेल से बाहर भागा। वह गंभीर रूप से घायल टियांगसिया पीकॉक किंग की ओर बढ़ा। छोटा लाल, तुम्हारा समय अब है। वीर ने छोटी लाल चिड़िया को मोर पर फेंक दिया। छोटी लाल चिड़िया दुख से चिल्लाई क्योंकि उसका शरीर एक आग फिनिक्स में बदल गया। लेकिन उसने वीर के निर्देशों का पालन किया और बेचारे टियांगसिया पीकॉक किंग की ओर गुस्से वाली आग की एक धारा भेजी। आसमान को लपटों ने ढक लिया क्योंकि उसका भंवर नर्क टियांगसिया पीकॉक किंग को जलाने के लिए चला गया। दृष्टि में सब कुछ एक टिमटिमाते नर्क जैसा रूप ले लिया। टियांगसिया पीकॉक किंग पहले से ही घायल था और मौत के कगार पर था। वह छोटी लाल चिड़िया की फीनिक्स लपटों का सामना करने में असमर्थ था। मोर जलते हुए रोया और उसने अपने पंखों को कमजोर ढंग से फड़फड़ाया। लेकिन दुख की बात है कि वह हिलने के लिए बहुत घायल था। उस पर अभी भी मैंग लाई के साथ लड़ाई से चोटें थी और अब वो लगभग फट गया था। उसकी आंतें बाहर गिर रही थी। उसके पैरों में से एक बर्बाद गड़बड़ी थी। अगर टियांगसिया पीकॉक किंग को आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल जाती
तो वो शायद 1000 साल या उससे अधिक समय में ठीक हो जाता। अगर उसके पास 1 या 2 शक्तिशाली खजाने होते तो वो और भी तेजी से ठीक हो सकता था। लेकिन वह अभी एक डीफाइड एलीट से लड़ने की स्थिति में नहीं था। जैसे ही टियांगसिया पीकॉक किंग जला और चिल्लाया, उसके पंख और मांस एक गहरा लाल हो गए। ये लोहे की जलती हुई छड़ जैसा था। लेकिन वह संघर्ष कर रहा था और मौत की ठंडी संभावना के सामने झुकने से इनकार कर रहा था। वह सबसे पहले छोटी लाल चिड़िया की फीनिक्स आग से भागना चाहता था। दुख की बात है कि वह दूर नहीं जा सका। छोटी लाल चिड़िया ने उसका पीछा करना जारी रखा और उसके शरीर पर चटकती लपटें भेजी। उसकी जीवन शक्ति इतनी कमजोर हो गई थी कि इंद्रधनुषी गॉडलाइट अब और नहीं देखा जा सकता था। टियांगसिया पीकॉक किंग की जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी और उसके पंखों ने हिलना बंद कर दिया था। उसका शरीर एक भयंकर आग में गिर रहा था। वीर छोटी लाल चिड़िया के पीछे चला गया और चिल्लाया, मोर को छोड़ दो, मुझे करने दो। वीर ने अपना थंडर गॉड स्पाइक उठाया। वह टियांगसिया पीकॉक किंग के पास उड़ गया जिसने चेतना खो दी थी और उसके मस्तिष्क पर निशाना साधा। अपनी पूरी ताकत से उसने इसे कुचलने की कोशिश की। थंडर गॉड स्पाइक टियांगसिया पीकॉक किंग की खोपड़ी पर जोर से लगा, लेकिन हथियार उसमें घुस नहीं पाया। फिर भी चांदी की बिजली प्राणी के अंदर चली गई। विद्युतीकृत टियांगसिया पीकॉक किंग ने चेतना खो दी और हिंसक रूप से हिलने लगा। वीर उस पर वार करता रहा। मोर का शरीर कांपता और हिलता रहा। वीर ने अभी तक मारने की घोषणा नहीं सुनी थी। ये मार मेरा होना चाहिए। जेड एम्परर, होली बुद्धा, बोधि सैटिवा, आपको मुझे एक डेविल सोल देना होगा। वीर ने प्रार्थना करते हुए मोर के सिर पर वार करना जारी रखा। पीकॉक किंग हिल नहीं रहा था और वीर ने अभी तक घोषणा शोर नहीं सुना था। उसने अपने दांत पीस लिए और वार करना जारी रखा। जेनोजेनी एक डीफाइड का शिकार, टियांगसिया पीकॉक किंग। जेनोजेनी एक जीन मिला। टियांगसिया पीकॉक किंग डेविल सोल प्राप्त किया। जैसे ही वीर सोच रहा था कि क्या छोटी लाल चिड़िया ने मार पर दावा किया था, उसने अचानक घोषणा सुनी। एक पल में वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे सीधे स्वर्ग में पहुंचा दिया गया हो। उसकी त्वचा के 180,000 छिद्रों को बहुत अच्छा लगा और वो खुशी से कराह उठा। डीफाइड डेविल सोल, मुझे एक डीफाइड डेविल सोल मिला। वीर एक पागल आदमी की तरह मुस्कुराया। टियांगसिया पीकॉक किंग के शरीर से दूर मुड़कर वह टियांगसिया पीकॉक किंग के डेविल सोल को देखने गया कि वो किस प्रकार का था। एक हथियार, कृपया मुझे एक हथियार दें। बस एक हथियार ही काफी होगा, वीर का दिल चिल्ला रहा था। डीफाइड डेविल सोल टियांगसिया पीकॉक किंग। सोल आर्मोर टाइप ब्रोकन। सोल आर्मोर टाइप, अरे वो एक हथियार से बेहतर है। मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। वीर इतना खुश था कि वह लगभग मौके पर ही कूद पड़ा। यह डीफाइड सोल आर्मोर था, इसलिए इसमें डीफाइड लेवल डिफेंस होगी। इसमें डीफाइड डेविल सोल के साथ आने वाले पावर बफ्स भी थे। हालांकि ये एक शेप शिफ्टिंग डेविल सोल जैसा नहीं था। डीफाइड बॉडी बफ्स होने से उसके हमले डीफाइड बीइंग के रूप में भयंकर हो जाएंगे। अब जब उसके पास इस पीकॉक का सोल आर्मोर था, तो वीर लड़ाई में डीफाइड एलीट्स को चुनौती दे सकता था। रुको, ब्रोकन का क्या मतलब है? क्या ये एक ब्रोकन डेविल सोल है? नहीं, मैंने पहले कभी ब्रोकन डेविल सोल के बारे में नहीं सुना है। जब वीर ने इसके लेबल के अंत में ब्रोकन शब्द देखा, तो उसकी खुशी की भावनाएं जल्दी से गायब हो गई। उसने टियांगसिया पीकॉक किंग का सोल आर्मोर बुलाया और उसके शरीर पर एक ग्रे वस्त्र दिखाई दिया। यह पूरी तरह से ग्रे मोर पंखों से बना था। तकनीकी रूप से यह सोल आर्मोर से कम और सोल रोब जैसा लग रहा था। ग्रे पंखों के वस्त्र ने वीर को पूरी तरह से घेर लिया और ग्रे पंखों के पीछे एक मोर की छवि थी। इसमें टियांगसिया पीकॉक किंग का चेहरा था। उसके पंख बंद थे और उसकी पूंछ नहीं फैली हुई थी।
वीर का दिल उछल गया। वस्त्र के भीतर एक इंद्रधनुषी गॉडलाइक चमक रहा था। इसने पूरी तरह से फैली हुई पूंछ के साथ मोर का एक सिलुएट बनाया। वीर के शरीर के अंदर एक डरावनी शक्ति बढ़ी और ये एक इंद्रधनुषी सब्सटेंस चेन बन गई जिसने वीर के अस्तित्व के हर कोने को प्रभावित किया। अपने अंदर उस डरावनी शक्ति को महसूस करते हुए वीर को ऐसा लगा जैसे वो एक ही मुक्के में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। अजीब, पीकॉक किंग का सोल रो ब्रोकन नहीं है। यह आर्मों का एक पूरी तरह कार्यात्मक सेट है। तो ये क्यों कहता है कि यह ब्रोकन है? वीर समझ नहीं पाया। उसका मानना था कि वस्त्र के पास वर्तमान में मौजूद शक्ति पूरी तरह से डीफाइड थी। वीर टैंक्सिया पीकॉक किंग के शरीर को वापस सफेद वहल पर लाया और बार्बी ने जल्दी से छोटा गोर्ड निकाला और उसके अंदर बादल को सोख लिया। सफेद वहल को हुआ नुकसान काफी गंभीर था। यह खुद की मरम्मत कर सकता था, लेकिन इतना बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने का मतलब था कि इसे पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगेगा। इस बिंदु पर जहाज मुश्किल से हिल सकता था। कई छेद थे जो जहाज के आर पार हो गए थे और पूरी संरचना अलग होने के कगार पर लग रही थी। वीर, क्या वह वास्तव में होली एरिया ग्रास था? क्या मैं इसे देख सकता हूं? फैंग किंग वायु ने वीर से पूछा। उसकी आंखें आशा से चमक रही थी। तुम जानते हो कि होली एरिया ग्रास क्या है? वीर ने पूछा। फैंग किंग वायु ने सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में सुना है, हालांकि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। 1000 ट्रेजर्स अलायंस में भी इसके अस्तित्व के आसपास केवल कुछ कहानियां और किंवदंतियां हैं। विवरण दुर्लभ है और हमारे पास इसकी कोई तस्वीर भी नहीं है। क्या इसका मतलब है कि होली एरिया ग्रास कुछ बहुत कीमती है? वीर बहुत खुश था। यह सिर्फ कीमती नहीं है। 1000 ट्रेजर्स जैसे शक्तिशाली गुट भी होली एरिया ग्रास चाहेंगे। अगर यह असली चीज है तो इस होली एरिया ग्रास का कई सिस्टम्स के स्वामित्व के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। होली एरिया ग्रास का उपयोग किस लिए किया जाता है? वीर ने भ्रम के साथ पूछा। अब तक वीर ने होली एरिया ग्रास को जेनोजेनिक्स को आकर्षित करने के अलावा कुछ भी करते हुए नहीं देखा था। भले ही इसे खाने से कोई डीफाइड बन सकता हो, फिर भी इसका मूल्य कुछ बड़े सिस्टम्स जितना नहीं होगा। मुझे इसके बारे में केवल कुछ किंवदंतियां पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे सच हैं या नहीं। 1000 ट्रेजर्स अलायंस के रिकॉर्ड के अनुसार होली एरिया ग्रास खाने से होली एरिया नामक एक रहस्यमय जेनोजेनिक स्पेस तक पहुंचा जा सकता है। उस जगह पर कोई बीमारी या मौत नहीं है और जब आप उसमें प्रवेश करते हैं तो ये आपको अमर बना सकता है। फैंग किंग वायु ने एक पल के विचार के बाद कहा। यह सुनकर वीर काफी निराश हुआ। वह जानता था कि यह दावा सच नहीं हो सकता। अगर अमर होना इतना आसान होता तो सेक्रेड लीडर ने अपने जीवन का विस्तार करने की कोशिश में इतनी मेहनत नहीं की होती। उसने एक देवता को मारने की कोशिश में इतना प्रयास नहीं किया होता। होली एरिया में प्रवेश करना वीर को वैध नहीं लगा। अगर पौधे को खाने से वह किसी होली एरिया में प्रवेश कर सकता है तो काला क्रिकेट वहां पहले ही होता। वह अभी भी यहां क्यों होता? ओह नहीं, बार्बी, उस बादल को अपने गोद से बाहर निकालो। वीर ने काले क्रिकेट के बारे में सोचते हुए बार्बी से जल्दबाजी में कहा। काला क्रिकेट अभी भी उस रोमल सफेद बादल के अंदर कहीं था और वीर को नहीं पता था कि क्या उसने सारा होली एरिया ग्रास खा लिया था। तो बार्बी ने बादल को छोड़ दिया। वीर उसके पास पहुंचा और देखा कि होली एरिया ग्रास अभी भी वही था। उसने होली एरिया ग्रास के पत्तों को छुआ। उसने जल्द ही पता लगाया कि होली एरिया ग्रास की जड़ पर गेंद के आकार की कोई चीज थी। गेंद के आकार की चीज में एक छोटा छेद था। क्रिकेट ने वहां एक घर बनाया होगा। छेद वीर की उंगलियों को अंदर जाने देने के लिए बहुत छोटा लग रहा था। वो नहीं जानता था कि होली एरिया ग्रास को चोट पहुंचाए बिना काले क्रिकेट को वहां से कैसे निकाला जाए। भाई फैंग, क्या तुम्हें लगता है कि यह होली एरिया ग्रास है? वीर ने होली एरिया ग्रास फैंग किंग वायु को दे दिया। फैंग किंग वायु ने इसे स्वीकार कर लिया और इसकी जांच की। थोड़ी देर देखने के बाद उसने कहा,
थाउजेंड ट्रेजर्स अलायंस में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये उन चित्रों के समान दिखता है जो मैंने देखे हैं। हालांकि मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता। अगर ये असली होली एरिया ग्रास है तो तुम्हें इसे छिपाने का रास्ता खोजना होगा। होली एरिया ग्रास कई जेनोजेनिक्स के लिए बहुत आकर्षक है और वे इस पर दावा करने के लिए कुछ भी करेंगे। वीर का चेहरा उदास लग रहा था। उसे नहीं पता था कि यह होली एरिया ग्रास था या नहीं, लेकिन इसने पहले ही कई जेनोजेनिक्स को आकर्षित कर लिया था। इसने टियांगसिया पीकॉक किंग जैसे डीफाइड जेनोजेनिक्स को भी आकर्षित किया था। यहां तक कि डेस्टिनीज टावर ने भी जेनोजेनिक्स पर इसके चुंबकीय प्रभाव को नियंत्रित नहीं किया था। पिताजी, मैं इसे रखने में आपकी मदद करूंगी, बार्बी ने कहा। उसकी आंखें एक धीमी पलक में बंद हो गई। जरूर, तुम इसे अभी के लिए ले लो। खैर, वीर जानता था कि बार्बी को पौधा पसंद था। वीर अपनी बेटी को प्रदान किए गए संसाधनों पर कभी कंजूसी नहीं करेगा। साथ ही वो नहीं जानता था कि अभी होली एरिया ग्रास से कैसे निपटा जाए, इसलिए बार्बी को इसे कुछ समय के लिए रखने देने में कोई नुकसान नहीं था। बार्बी इससे बहुत खुश थी। उसने होली एरिया ग्रास और बादल को वापस अपने छोटे गोद के अंदर रख दिया। बार्बी, होली एरिया ग्रास के अंदर एक काला क्रिकेट है। पहले इसने टियांगसिया पीकॉक किंग का पेट तोड़ दिया। तुम्हें उस चीज के साथ सावधान रहने की जरूरत है, वीर ने उसे चेतावनी दी। क्रिकेट मेरे पसंदीदा है। मुझे क्रिकेट से लड़ने के लिए एक और लेना चाहिए, बार्बी ने खुशी से कहा। मैं कहना चाहता हूं कि काला क्रिकेट होली एरिया ग्रास खाता है। उसे सारा होली एरिया ग्रास मत खाने देना, वीर ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा। हमें उसे इसे खाने देना होगा। हम घास नहीं खा सकते। ये हमारे लिए तभी उपयोगी है जब वह इसे खाएगा, बार्बी ने कहा। तुम जानती हो कि ये क्या है? वीर ने बार्बी से सदमे में पूछा। बार्बी ने सोचा और फिर कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं जानती हूं कि अगर वह सारी घास खत्म कर देता है तो वो हमें होली एरिया नामक एक मजेदार जगह पर ले जा सकता है। बार्बी के पास किसी प्रकार की भविष्यवाणी शक्ति होनी चाहिए, वीर ने सोचा। वह जानता था कि बार्बी उससे झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन बार्बी के पास सबसे अजीब सवालों के जवाब थे। ये कल्पना करना मुश्किल था कि वह किस तरह का प्राणी थी। हालांकि सफेद व्हेल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उन्होंने अपने हालिया साहसिक कार्य में बहुत कुछ कमाया था। वीर ने होली एरिया ग्रास और काले क्रिकेट को पकड़ा था। उसे टियांगसिया पीकॉक किंग का शरीर और सोल रोब डेविल सोल भी मिला था। वे सभी वस्तुएं अनमोल थी। वो नहीं जानता था कि बार्बी के छोटे गोद में किस तरह की शक्ति थी। हालांकि जब से होली एरिया ग्रास को अंदर चूसा गया था, उनके लिए कोई और क्लाउड बीस्ट्स नहीं आए। होली एरिया ग्रास अब बाहरी दुनिया से जुड़ा नहीं था। वीर को टियांगसिया पीकॉक किंग के शरीर को चुपचाप सैंक्चुरीज में वापस ले जाने का मौका मिला। अभी वीर के पास एक डीफाइड जेनोजेनिक के मांस का उपभोग करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसे इसे कुछ समय के लिए संग्रहित करना पड़ा। वीर ने सफेद व्हेल को टियांगसिया सिस्टम के बाकी हिस्सों के माध्यम से चलाया। कुछ दिनों तक यह सहज नौकायन था और कुछ भी बुरा नहीं हुआ। उन्हें कुछ किंग क्लास क्लाउड बीस्ट्स का सामना करना पड़ा, जिन्हें वीर ने तुरंत मार डाला। जब भी खाली समय होता, वीर द स्टोरी ऑफ जीन्स के सेल्फ कॉगव्हील को धकेलने की कोशिश करता रहता था। द स्टोरी ऑफ जीन्स का सेल्फ कॉगव्हील ब्लडपुल सूत्र के समान था। वे अलग थे और अन्य यूनिवर्सल कॉगव्हील से जुड़े नहीं थे। हालांकि ब्लडपुल सूत्र के विपरीत ये अन्य स्व कॉगव्हील से भी नहीं जुड़ सकता था। ये कॉगव्हील पूरी तरह से स्वतंत्र था। इसका ब्रह्मांड में किसी और चीज से कोई संबंध नहीं था। यह प्रोफेसर मंत्रा से अलग था। प्रोफेसर मंत्रा ब्रह्मांड में हर कॉगव्हील से जुड़ा हुआ था। दी स्टोरी ऑफ जीन्स एक भी अन्य कॉगव्हील के साथ काम नहीं कर सका। अधिकांश सिद्धांतों के अनुसार एक कॉगव्हील का दूसरों के साथ जितना कम कनेक्शन होता है, उसे धकेलना उतना ही आसान होता है।
आखिरकार हर कॉगव्हील को स्थानांतरित करने के लिए शक्ति लगती है, इसलिए जितने अधिक कॉगव्हील्स को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है उतनी ही अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन वीर की शक्ति के साथ वो अभी भी दी स्टोरी ऑफ जीन्स के सेल्फ कॉगव्हील को धकेल नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे कॉगव्हील बंद है, या शायद इसे स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। वीर ने अपने प्रोफेसर मंत्रा एरिया का इस्तेमाल किया और देखा कि कॉगव्हील बड़ा नहीं था। सफेद कॉगव्हील में अजीब प्रतीक भी खुदे हुए थे। वीर ने महसूस किया कि वे स्पेल के माथे पर लगे प्रतीकों के समान थे। उनका मतलब इटर्निटी हो सकता था। अनगिनत प्रयासों के बावजूद वीर द स्टोरी ऑफ जीन्स के कॉगव्हील को सक्रिय करने में कभी सफल नहीं हुआ। लेकिन अब चीजें अलग थी। वीर के पास पीकॉक किंग का सोल रोब था। पीकॉक किंग के डेविल सोल द्वारा प्रदान किए गए बफ्स के माध्यम से उसकी शक्ति एक डीफाइड की शक्ति का मुकाबला कर सकती थी। अपने पीछे डीफाइड शक्ति के साथ वीर को विश्वास था कि उसके पास आखिरकार सेल्फ कॉगव्हील को गति में लाने के लिए आवश्यक सब कुछ होगा। कुछ दिनों के बाद वीर को ऐसा करने का सही समय मिला। उसने खुद को एक अलग कमरे में बंद कर लिया और अपने लेवलिंग अप प्लान पर काम करने के लिए दी स्टोरी ऑफ जीन्स को फायर किया। उसने अपने पीकॉक किंग डेविल सोल को बुलाया और वीर के चारों ओर पंखदार सोल रोब दिखाई दिया। रोब के पीछे मोर का प्रतीक चमकने लगा। वीर का दिल उछल गया। इंद्रधनुषी मोर का प्रतीक अचानक एक पीकॉक किंग छाया बन गया। ये वीर के पीछे तैर गया। तब कई इंद्रधनुषी गॉडलाइट बफ्स वीर के शरीर में बह गए। इंद्रधनुषी रंग उसकी आभा के माध्यम से झिलमिलाए, एक सब्सटेंस चेन उत्पन्न किया। उस असीमित सोल पावर के साथ वीर ने द स्टोरी ऑफ जीन्स को डाला और अपने सेल्फ कॉगव्हील को धकेलने के लिए इंद्रधनुषी गॉडलाइट का उपयोग किया। कचा इंद्रधनुषी गॉडलाइट जो ग्रहों को नष्ट कर सकता था, दी स्टोरी ऑफ जीन्स के सेल्फ कॉगव्हील को धकेलने में सक्षम था। लेकिन कॉगव्हील केवल थोड़ी मात्रा में चला। यह जंग लगे टिका के साथ एक पुराने दरवाजे जैसा लग रहा था। यह केवल थोड़ा सा खुला था। हालांकि वीर रोमांचित था। उसने इंद्रधनुषी गॉडलाइट पावर को सेल्फ कॉगव्हील में धकेलना जारी रखा। सोल रोब ने वीर को शक्ति की एक मन उड़ाने वाली मात्रा को बुलाने की अनुमति दी। और फिर भी यह एक कठिन लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि यह सेल्फ कॉगव्हील को धकेलने के लिए संघर्ष कर रहा था। इतनी शक्ति फिर भी यदि स्टोरी ऑफ जीन्स के सेल्फ कॉगव्हील को मुश्किल से हिला सकती है। अगर मैंने अपनी खुद की शक्ति का उपयोग किया तो मुझे कोई पता नहीं है कि मैं इसे कब गति में लाने में सक्षम होऊंगा। शायद मुझे द स्टोरी ऑफ जीन्स को किंग तक धकेलने से पहले मेरी अन्य सभी जीन आर्ट्स के डीफाइड होने तक इंतजार करना होगा। वीर चौंक गया। सेल्फ कॉगव्हील लगातार चला गया और एक चक्र पूरा करने के बाद यह तेजी से और तेजी से चलना शुरू कर दिया। स्पेल सिंबल भी उज्ज्वल और उज्ज्वल हो रहा था। अंत में वीर अपनी शक्ति जारी करने में सक्षम था और सेल्फ कॉगव्हील अपने दम पर घूमने में सक्षम था। यूनिवर्सल कोर हॉल का दरवाजा उसके लिए खुल गया। वीर ने प्रवेश किया और पाया कि वह वास्तव में कहीं नया था। यह उस जगह से बहुत अलग था जहां उसने प्रवेश करने की उम्मीद की थी। कोर एरिया में प्रवेश करने के लिए विभिन्न सेल्फ कॉगव्हील्स का उपयोग करना मुझे विभिन्न स्थानों पर स्पॉन करता है, और इसका मतलब है कि मैं 4 अलग अलग स्थानों में दिखाई दे सकता हूं। यह दिलचस्प है। वीर ज्यादा देर तक नहीं रुका। वह कोर एरिया से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा। टैंक्सिया सिस्टम बहुत खतरनाक था, इसलिए अब उसके लिए आराम करने और आराम से ज़ेनोजेनिक हंट करने का समय नहीं था। हालांकि यात्रा आश्चर्यजनक रूप से संघर्ष से मुक्त थी। उन्होंने 2 और हफ्तों तक टैंक्सिया सिस्टम के माध्यम से यात्रा की। रास्ते में उनका सामना किसी अन्य डीफाइड एलीट से नहीं हुआ। वीर साधारण ज़ेनोजेनिक्स और किंग से आसानी से निपटने में सक्षम था। छोटे कप्तान, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। कप्तान, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो।
वीर और बारबी ओल्ड मैन खेल रहे थे। पायरेट्स देख रहे थे। वे ऐसा करते हुए चिल्लाते और ताली बजाते रहे। अगर लोगों को बेहतर पता नहीं होता तो वे मानते कि यह एक टेलीविजन विज्ञापन था। उस मजेदार माहौल में ऐसा लग रहा था जैसे वे एक साधारण प्रतियोगिता कर रहे थे। वीर आराम से दिखाई दिया, लेकिन वह अचानक गंभीर हो गया। बारबी, अनुमान लगाऊं कि यह कौन सा कार्ड है? वीर ने मुस्कान के साथ कहा। वह बारबी के 2 कार्डों को देख रहा था। तुम अनुमान लगाओ। बारबी मुस्कुराई और वीर पर पलक झपकाई। तुम चालाक हो रहे हो, छोटे शैतान। इन दिनों मैं ये भी नहीं देख सकता कि तुम क्या सोच रहे हो। वीर ने 2 कार्डों को देखा, लेकिन हिचकिचाया। वो नहीं बता सकता था कि बारबी के हाथों में 2 कार्ड क्या थे। वो नहीं बता सकता था कि कौन सा गोस्ट कार्ड था और कौन सा वह कार्ड था जिसकी उसे जरूरत थी। अगर उसने गलत कार्ड चुना और इस तरह गोस्ट कार्ड के साथ समाप्त हुआ तो उसके पास कोई मौका नहीं होगा। वीर ने पास के पायरेट्स को देखा। वो ये देखने के लिए उनके चेहरे पढ़ने की कोशिश करना चाहता था कि सही कार्ड कहाँ था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। पिताजी, उन्हें देखना बंद करो। वे नहीं देख सकते कि मेरे पास कौन सा कार्ड है। तुम उनके चेहरों से कुछ भी नहीं सीख सकते। बारबी ने खुशी से मुस्कुराया और कहा, इस बार मैं जीतूंगी। वीर मुस्कुराया। उसने एक कार्ड तक अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे ये कार्ड चाहिए। जैसे ही वीर ने कार्ड को छुआ, बारबी का चेहरा बदल गया, लेकिन ये केवल एक पल के लिए था। वीर ने अचानक उस कार्ड को छोड़ दिया और दूसरे को उठा लिया। उसने 3 ऑफ हार्ट्स को प्रकट करने के लिए इसे पलट दिया। यह वीर के 3 ऑफ स्पेड्स के साथ जोड़ा गया। क्यों मैं हार गई? बारबी ने अपना चेहरा जकड़ लिया, नष्ट दिख रही थी। उसने गोस्ट कार्ड को मेज पर फेंक दिया। हाँ, तुम्हारा पिता हमेशा तुम्हारा पिता है। वीर हंसा और उसके सिर को सहलाया। फिर से करो, मैं जीतूंगी। बारबी ने कार्डों को पकड़ते हुए विनती की। वीर ने अपने हाथ में खासा। मुझे लगता है कि मैं अब व्यस्त हूं। उन्हें तुम्हारे साथ खेलने दो। वीर जल्दी से खड़ा हो गया और एक पायरेट को उसके साथ खेलने के लिए नीचे धकेल दिया। यह छोटी लड़की बहुत चालाक हो रही है। मैं लगभग उसके झांसे में आ गया। मैं अब उसके साथ नहीं खेल सकता क्योंकि हारना बहुत शर्मनाक होगा। वीर ने अपनी नाक को छूते हुए सोचा। बारबी खुश नहीं थी कि उसे आखिरकार उसके साथ खेलने का मौका मिला था, और वह अभी भी हार गई थी। इस वजह से उसे काफी उदास महसूस हुआ और उसने पायरेट्स पर गुस्सा निकाला। थोड़े समय बाद सभी पायरेट्स के शरीर स्टिकर से ढके हुए थे। वीर अपने कमरे में वापस गया और स्पेल को बुलाया। जब से दी स्टोरी ऑफ जीन्स किंग क्लास बन गया था, वीर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि दी स्टोरी ऑफ जीन्स का एरिया क्या करता है। ब्लड पुल्स सूत्र का सेल्फ कॉगव्हील किसी भी यूनिवर्सल कॉगव्हील से नहीं जुड़ा था, लेकिन यह अभी भी अन्य प्राणियों के सेल्फ कॉगव्हील्स को धकेल सकता था। हालांकि दी स्टोरी ऑफ जीन्स का सेल्फ कॉगव्हील पूरी तरह से स्वतंत्र था। यह बस अकेले अपनी जगह पर घूमता रहा। यह किसी भी चीज से नहीं जुड़ा था। वीर के शरीर और जीन्स को मजबूत बनाने के अलावा उसने ये नहीं खोजा था कि द स्टोरी ऑफ जीन्स का एरिया क्या करता है। स्पेल किंग क्लास बन गई थी जब उसने अपने सेल्फ कॉगव्हील को धकेला था। उसकी कुछ क्षमताएं मजबूत हो गई थी, लेकिन अन्यथा उसने कोई नया रूप या शक्तियां प्राप्त नहीं की थी। उसके शरीर के बेहतर होने के अलावा स्पेल वैसी ही थी जैसी वह एक ड्यूक थी। हालांकि वीर को स्पेल के शरीर में एक सेल्फ कॉगव्हील की खोज करके आश्चर्य हुआ था। स्पेल सिर्फ उसका जीन आर्मोर थी, प्रोफेसर मंत्रा आर्मोर की तरह। वे सिर्फ जीन आर्ट्स के उपोत्पाद थे। उनके पास अपना सेल्फ कॉगव्हील्स नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पेल एक वास्तविक प्राणी की तरह थी और उसके पास अपना सेल्फ कॉगव्हील था। इसने वास्तव में वीर को आश्चर्यचकित किया। अगर वह यह पता लगाने की जांच नहीं कर रहा होता कि दी स्टोरी ऑफ जीन्स का उपयोग कैसे किया जाए,
तो उसने शायद प्रोफेसर मंत्रा के साथ स्पेल के शरीर को नहीं देखा होता। उसे अपने सेल्फ कॉगव्हील की खोज करने में लंबा समय लग सकता था। स्पेल का सेल्फ कॉगव्हील वीर के सेल्फ कॉगव्हील के समान था। ये एक प्रतिलिपि संस्करण जैसा था। हालांकि वीर को यकीन था कि यह उसका अपना सेल्फ कॉगव्हील नहीं था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह स्पेल के कॉगव्हील को नियंत्रित करने में असमर्थ था। वीर की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। क्या इसका मतलब है कि दी स्टोरी ऑफ जीन्स का सेल्फ कॉगव्हील स्पेल के अपने कॉगव्हील को धकेलने के लिए डिजाइन किया गया है? स्पेल के सेल्फ कॉगव्हील को देखते हुए वीर ने अपना हाथ उसके माथे को छूने के लिए बढ़ाया। उसने द स्टोरी ऑफ जीन्स के सेल्फ कॉगव्हील को सक्रिय किया। कचा, दो समान सेल्फ कॉगव्हील्स जुड़ने में सक्षम थे। वे पूरी तरह से एक साथ फिट होते थे। जैसे ही वीर का सेल्फ कॉगव्हील चलना शुरू हुआ, स्पेल का सेल्फ कॉगव्हील भी उसके साथ साथ चला। दो कॉगव्हील्स एक साथ तेज हुए, स्पेल के साथ उज्ज्वल और उज्ज्वल होते गए। लेकिन कॉगव्हील्स के दांतों के कारण दो कॉगव्हील्स विपरीत दिशाओं में घूमते थे। उनमें से एक दक्षिणावर्त चला गया और दूसरा वामावर्त चला गया। जैसे जैसे वे तेजी से और तेजी से घूमते गए, स्पेल बढ़ती तीव्रता के साथ चमकी। वीर और स्पेल की शक्ति पागलों की तरह घूम रही थी। उन दोनों के पास दी स्टोरी ऑफ जीन्स की शक्ति थी। वीर ने जल्द ही पता लगाया कि उसकी शक्ति स्पेल की शक्ति से अलग थी, लेकिन वह ठीक से ये नहीं पहचान सका कि प्रत्येक को अद्वितीय क्या बनाता है। वीर ने अनुमान लगाया कि उनकी शक्तियों में अंतर का सेल्फ कॉगव्हील्स के विपरीत दिशाओं में घूमने के तरीके से कुछ लेना देना था। जैसे ही वीर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि कॉगव्हील्स के बीच संबंध से क्या लाभ मिला, स्पेल का शरीर अचानक उसके हाथ के नीचे बदलने लगा। यह परिवर्तन तब से अलग था जब वह आर्मोर, पिस्तौल, स्नाइपर राइफल या रॉकेट लॉन्चर बन गई थी। स्पेल वीर की ओर बढ़ी और उसके शरीर से जुड़ गई। यह है, वीर चौंक गया। यह एक परिचित भावना थी। यह वही भावना थी जब उसने होली एंजल के साथ जोड़ा था। बेशक, जब स्पेल वीर के शरीर के साथ जुड़ी तो उसका शरीर भी बदल गया। उसके बाल और उसकी आंखें स्पेल के रंगों को दर्शाने के लिए बदल गई। उसका शरीर नरम हो गया। स्पेल के अजीब प्रतीक उसके माथे पर दिखाई दिए। यह संयोजन तब से अलग था जब स्पेल वीर के पहनने के लिए एक आर्मर सेट बन गई थी। यह उस संयोजन प्रक्रिया और परिणाम जैसा था जो वीर ने होली एंजल के साथ अनुभव किया था, और वीर के शरीर पर कोई आर्मोर नहीं था। स्पेल के साथ जुड़ने के बाद वीर ने देखा कि उसके पास द स्टोरी ऑफ जीन्स के लिए दो सेल्फ कॉगव्हील्स थे। वो मुश्किल से इस पर विश्वास कर सकता था। वे अभी भी सक्रिय थे और विपरीत दिशाओं में घूम रहे थे, लेकिन एक दूसरे को प्रभावित करने के अलावा वे किसी भी अन्य यूनिवर्सल कॉगव्हील से नहीं जुड़े थे। वे अब बहुत अलग नहीं थे जब वे अलग थे। कोई एरिया पावर्स नहीं थे, लेकिन क्योंकि वे जुड़ गए थे, वीर की फिटनेस अधिक बढ़ गई थी। जबकि वीर द स्टोरी ऑफ जीन्स के एरिया की शक्ति के बारे में सोच रहा था, उसने अचानक अपनी सी ऑफ सोल के अंदर से एक रहस्यमय सदमे की लहर महसूस की। वीर ने पहले भी ये सदमे की लहर महसूस की थी, और अब यह फिर से हो रहा था। वीर ने अपनी सी ऑफ सोल में झांका और काले क्रिस्टल आर्मों को देखा। काले क्रिस्टल आर्मों के हेलमेट पर एक प्रतीक दिखाई दिया जो ठीक वैसा ही लग रहा था जैसा वीर के माथे पर था। यह एक कोमल प्रकाश के साथ चमक रहा था। वीर को लगा कि काले क्रिस्टल आर्मों के साथ उसका जुड़ाव पहले कभी इतना करीब नहीं रहा। ऐसा लगा जैसे वह इसे अपने मन से नियंत्रित कर सकता है। लेकिन वीर ने तुरंत महसूस किया कि यह एक भ्रम था और कुछ नहीं। वो अपने और काले क्रिस्टल आर्मों के बीच सहजीवी संबंध देख सकता था, लेकिन वह अभी भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। लेकिन इस बदलाव ने वीर को एक बहुत खुश लड़का बना दिया। क्या दी स्टोरी ऑफ जीन्स की शक्ति का मतलब काले क्रिस्टल आर्मों को नियंत्रित करना है? मेरे और काले क्रिस्टल आर्मों के बीच संबंध निश्चित रूप से मजबूत हुआ है। अगर दी स्टोरी ऑफ जीन्स एक निश्चित बिंदु तक लेवल्स अप होता है, तो शायद मैं वास्तव में
काले क्रिस्टल आर्मों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाऊंगा। वीर का मन उस क्षण पर लौट आया जब काले क्रिस्टल आर्मों के मुक्के ने उस मूर्ति को नष्ट कर दिया था। वो निश्चित रूप से द स्टोरी ऑफ जीन्स को अधिकतम करना चाहेगा ताकि ऐसे आर्मों पहन सके, लेकिन इससे वीर थोड़ा चिंतित भी हो गया। द स्टोरी ऑफ जीन्स का आविष्कार सेक्रेड लीडर और उस अजीब महिला ने किया था। इसका उद्देश्य देवताओं को मारना था। द स्टोरी ऑफ जीन्स का काले क्रिस्टल आर्मों के साथ संबंध क्यों है? क्या काले क्रिस्टल आर्मो सेक्रेड लीडर से जुड़ा हुआ है? काला क्रिस्टल आर्मो सैंक्चुरी से उत्पन्न होता है। अगर यह सेक्रेड लीडर से जुड़ा हुआ है, तो सेक्रेड लीडर ने इसे सैंक्चुरीज में क्यों छोड़ दिया? अगर काला क्रिस्टल आर्मोर एक ऐसी वस्तु है जिसे सेक्रेड लीडर ने एक देवता को मारने के लिए बनाया था, तो क्या यह विफल रहा? क्या इसलिए उसने इसे सैंक्चुरीज में फेंक दिया? वह जानता था कि यह संभावना नहीं है कि सेक्रेड लीडर आर्मोर के सेट को इस तरह फेंक देंगे। तो यह सिर्फ एक अनुमान था। सच्चाई अभी तक किसी को नहीं पता थी। स्पेल का उपयोग किस लिए किया जा सकता है, यह जानने के बाद वीर उदास महसूस किया। जब तक वह काले क्रिस्टल आर्मों को नहीं खोलता, स्पेल का एरिया उसकी ज्यादा मदद नहीं करेगा। उसके साथ जुड़ने से केवल उसका शरीर मजबूत हुआ। कोई विशेष क्षमता नहीं थी, कोई रास्ता नहीं। दी स्टोरी ऑफ जीन्स को स्वतंत्र होना चाहिए। उस महिला ने कभी नहीं कहा कि द स्टोरी ऑफ जीन्स को आर्मोर के एक सेट की आवश्यकता है। क्या हो रहा है? क्या काला क्रिस्टल आर्मोर इसलिए मौजूद है क्योंकि यह सेक्रेड लीडर के लिए दी स्टोरी ऑफ जीन्स सीखने का एकमात्र तरीका था? क्या इसलिए वे एक मेल हैं? वो विचार वास्तव में संभव लग रहा था। जब उसने पहली बार द स्टोरी ऑफ जीन्स का अभ्यास करने की कोशिश की, तो वह बार बार विफल रहा। यह काले क्रिस्टल आर्मों की मदद से था कि वह द स्टोरी ऑफ जीन्स के साथ ठीक से अभ्यास शुरू करने में सक्षम था। अगर सेक्रेड लीडर और उस महिला ने द स्टोरी ऑफ जीन्स बनाया और देखा कि इसका अभ्यास नहीं किया जा सकता है, तो सेक्रेड लीडर ने उस काले क्रिस्टल आर्मों के संश्लेषण के माध्यम से ऐसा करने का एक तरीका खोजा होगा। उस स्थिति में द स्टोरी ऑफ जीन्स के साथ वीर का अनुभव समझ में आ सकता है। हालांकि एक चीज थी जो समझ में नहीं आई। अगर काला क्रिस्टल आर्मो कुछ ऐसा था जिसने द स्टोरी ऑफ जीन्स में मदद की, तो सेक्रेड लीडर को इसे एक खजाने की तरह अपने साथ ले जाना चाहिए था। वह इसे सैंक्चुरीज में क्यों छोड़ देता? और उसके ऊपर वह इसे सैंक्चुरीज के पहले रियल्म में क्यों छोड़ देता? वीर को समझ नहीं आया, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और स्पेल के साथ अपना संबंध जारी कर दिया। अजीब, जब मैं स्पेल के साथ जुड़ता हूं, तो प्रक्रिया होली एंजल के साथ मैं जो करता हूं, उसके समान क्यों होती है? वीर होली एंजल को ढूंढना चाहता था और इसे फिर से आजमाना चाहता था, लेकिन वह यहां नहीं थी। तो उसे इंतजार करना होगा। जब वीर नियंत्रण डेक पर लौटा, तो पायरेट्स बार्बी के सामने खड़े थे। वे सब उदास दिख रहे थे। वे ड्यूक्स और किंग्स थे, लेकिन उनके चेहरे स्टिकर से ढके हुए थे। वे मजेदार लग रहे थे। उसने देखा कि पायरेट्स की आंखें मदद के लिए विनती कर रही थी। तो वीर ने बार्बी को अपने कंधे पर रखा और कहा, ठीक है, तुम्हें उन्हें अब काम पर वापस जाने देना चाहिए। हमें एक्सट्रीम किंग के नाइट्स पर एक नजर डालनी चाहिए। वीर कुछ कदम चला जब उसने अचानक एक पायरेट को चिल्लाते हुए सुना, कप्तान, देखो, कुछ हमारी ओर आ रहा है। वीर ने देखा जहां आदमी इशारा कर रहा था, और उसने बादलों के बीच एक विशाल बैटलशिप देखा। बैटलशिप लगभग एक ग्रह जितना बड़ा था। इतने बड़े जहाज को देखना दुर्लभ नहीं था, लेकिन यह टियांगसिया सिस्टम था। इस जगह पर अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने में विफल रहे, इसलिए इतनी बड़ी चीज को कार्यात्मक देखना आश्चर्यजनक था। जैसे ही वीर इस विषमता पर विचार कर रहा था, बैटलशिप सफेद व्हेल के करीब आया। यह विशाल सफेद व्हेल इस मोनोलिथिक बैटलशिप के बगल में एक छोटी मछली जैसा लग रहा था। सैया, वीर का चेहरा बदल गया। अगर ब्रह्मांड में कोई दौड़ थी जो टियांगसिया सिस्टम में एक बैटलशिप चला सकती थी, तो वह सैया होगी।
एक विकासवादी दृष्टिकोण से सैया शायद ब्रह्मांड की शीर्ष 20 उच्च जातियों में कहीं थे, लेकिन उनकी तकनीकी प्रगति के कारण उन्हें ऐसे पैमाने पर छठे नंबर पर माना जाता था। एक्सट्रीम किंग की तकनीक भी सैया की तुलना में कम थी। जब उसने बैटलशिप के सामने सैया का प्रतिनिधित्व करने वाला लोहे का प्रतीक देखा, तो वह तुरंत बता सकता था कि यह वास्तव में सैया से संबंधित एक जहाज था। हालांकि प्रतीक देखे बिना भी वो अभी भी जानता होगा, केवल सैया ही बिना किसी बाधा के टियांगसिया सिस्टम में एक विशाल बैटलशिप उड़ा सकता था। वीर हिचकिचाया, अपनी सफेद व्हेल को कहीं और उड़ाने पर विचार कर रहा था। सैया बैटलशिप ने प्रकाश की एक किरण दागी, लेकिन सौभाग्य से यह सफेद व्हेल पर हमला नहीं था। प्रकाश की किरण जहाज के सामने रुक गई और इसने आर्मोर में सजे एक प्राणी की छवि प्रस्तुत की। यह एक बड़ी दूरी पर भेजा गया एक होलोग्राम था। मेरे प्यारे वीर, मैं सैया का प्रिंस एल्बर्ट हूं। मेरे किंग ने मुझे सैया के एक विशेषाधिकार प्राप्त अतिथि के रूप में आपको आमंत्रित करने का आदेश दिया है। आर्मोर्ड क्रीचर ने वीर की ओर झुककर समाप्त किया। वह निश्चित रूप से बहुत सुरुचिपूर्ण दिखाई दिया। आमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन नहीं धन्यवाद। मैं व्यस्त हूं और मैं आपसे मिलने के लिए समय नहीं निकाल सकता, वीर ने सफेद व्हेल के अंदर अपनी स्थिति से कहा। प्रिंस एल्बर्ट ने यह सुना, लेकिन वह आगे कहने लगा, कृपया डरे नहीं, क्योंकि हमारा कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। हम केवल अनुरोध करते हैं कि आप हमारे प्रिंस को आशीर्वाद दें। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो कृपया हमें बताएं। शायद तब हम आपकी सेवा के लिए कीमत पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे डर है कि आपने गलत समझा है। मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन एक सामान्य प्राणी को एक डिफाइड एलीट में बदलना एक असंभव काम है, वीर ने कहा। प्रिंस एल्बर्ट हंसा। हम जानते हैं कि, चिंता न करें, हम आपको कुछ असंभव करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। हमारे किंग केवल चाहते हैं कि आप कुछ प्रिंसेस को आशीर्वाद दें। प्रतिभा में वृद्धि ही हम उम्मीद करते हैं और मांगते हैं, और कुछ नहीं है। मैं समझा, लेकिन मैं वास्तव में व्यस्त हूं। मैं अभी आपसे मिलने नहीं आ सकता। वीर को प्रिंस एल्बर्ट जो कुछ भी कह रहा था उस पर विश्वास नहीं हुआ। अगर आप वास्तव में यही चाहते हैं तो हम आपको हमारे साथ आने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप किसी भी बिंदु पर खाली हैं तो कृपया सैया आने पर विचार करें। यदि आप हमारे कुछ प्रिंसेस को आशीर्वाद देने में सक्षम हैं तो हम आपके बहुत ऋणी होंगे। प्रिंस एल्बर्ट ने आगे कहा, आप एक्सट्रीम किंग द्वारा वांछित हैं, इसलिए मुझे डर है कि आप जिस सड़क पर चल रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। मैं आपके लिए एक रास्ता बना सकता हूं जो आपको इस जगह से सुरक्षित रूप से बाहर निकालेगा। उसके बाद विशाल बैटलशिप, जो एक ग्रह जैसा दिखता था, मुड़ गया और आगे बढ़ गया। वीर हिचकिचाया, लेकिन उसने अभी भी बड़े जहाज के बाद सफेद व्हेल का मार्गदर्शन किया। अगर प्रिंस एल्बर्ट ने उसे सैया जाने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई तो वीर के पास वैसे भी इस मामले में ज्यादा विकल्प नहीं होगा। तो उसने ये देखने के लिए पीछा किया कि वे वास्तव में क्या चाहते थे। आश्चर्यजनक रूप से सैया ने वास्तव में उन्हें टियांगसिया सिस्टम से बाहर निकाल दिया। चूंकि साधारण जातियों के बैटलशिप्स टियांगसिया सिस्टम में प्रवेश नहीं कर सकते थे, सैया को वह करने में सक्षम होने का बड़ा फायदा था जो दूसरे नहीं कर सकते थे। वे उस जगह को ज्यादातर लोगों की तुलना में कहीं बेहतर जानते थे। साथ ही उनके पास उन्नत तकनीक थी। वे कई अनावश्यक परेशानियों से बच सकते थे। 1 महीने के भीतर वीर ने सैया बैटलशिप की सुरक्षा में टियांगसिया सिस्टम से बाहर निकल गया। मेरे प्यारे वीर, मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप सैया को देखने आ सकते हैं, प्रिंस एल्बर्ट ने कहा। वीर को विदाई देने के बाद प्रिंस का बैटलशिप तेज हो गया और चला गया। उसने वीर से लड़ने की कोशिश नहीं की। सैया दिलचस्प है। वीर ने सैया बैटलशिप को अंतरिक्ष में गायब होते देखा, अप्रत्याशित विनम्रता से आश्चर्यचकित। कैप्टन साहब कमाल है।
प्रिंस एल्बर्ट भी आपसे इतने विनम्र हैं। वह उनके डीफाइड एलीट्स में से एक है, जो सैया के बीच लगभग एक देवता है। कैप्टन साहब बहुत प्रसिद्ध है। मुझे बहुत धन्य महसूस होता है कि मैं कैप्टन साहब और छोटी कप्तान का अनुसरण कर सकता हूं। पायरेट्स हमेशा की तरह चापलूसी कर रहे थे, लेकिन वे वास्तव में सदमे में थे। वीर ने एक एक्सट्रीम किंग प्रिंस को मार डाला था और इस तरह एक्सट्रीम किंग द्वारा वांछित था। इसके बावजूद उसे दूसरों द्वारा इतनी शिष्टाचार से व्यवहार किया जा रहा था। उसकी प्रतिष्ठा तर्क को धता बताती लग रही थी। वीर जानता था कि प्रिंस एल्बर्ट और सैया केवल उनकी आशीर्वाद क्षमताओं के कारण ही उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे। हालांकि वीर ने उनकी सराहना की जो उन्होंने किया था। अगर मुझे मौका मिला तो मैं सैया को देखने जाऊंगा, लेकिन यह उनके लिए एक महंगा दौरा होगा, वीर ने खुद से सोचा। वीर ने देरी नहीं की। उसने बार्बी को अराजकता के सिस्टम्स के माध्यम से सफेद वेल को पायलट करने की अनुमति दी। उन्होंने अपने और टियांगसिया सिस्टम के बीच कुछ दूरी बनाई और उनका सबसे खतरनाक समय पीछे छूट गया। चूंकि सैया ने उन्हें बाहर निकाल दिया था, वीर ने उम्मीद से कहीं ज्यादा पहले टियांगसिया सिस्टम छोड़ दिया था। हर कोई जो उसे ढूंढ रहा था, वह निश्चित रूप से सोचेगा कि वो अभी भी टियांगसिया सिस्टम में है। किसी ने वीर का रास्ता नहीं रोका और उसने उस राहत का उपयोग अराजकता के सिस्टम्स के माध्यम से सुरक्षित रूप से यात्रा करने के लिए किया। ड्यू गॉड सिटी से स्काई पैलेस तक यात्रा लंबी नहीं थी। हालांकि सीधे स्काई पैलेस के जेनोजेनिक स्पेस में जाना बहुत खतरनाक होता और उसे आसानी से रोका जा सकता था। इसलिए उसे एक बहुत ही घुमावदार रास्ता लेना पड़ा। जाहिर है, वो सड़क उतनी ही घटनापूर्ण नहीं रही जितनी उसने उम्मीद की थी, और टियांगसिया सिस्टम को अराजकता के सिस्टम्स की तुलना में बहुत सुरक्षित माना जाता था। एक्सट्रीम किंग में अराजकता के सिस्टम्स में गश्त करने वाले नाइट्स थे, इसलिए उस तरह से यात्रा करके स्काई पैलेस पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। जब वीर अराजकता के सिस्टम्स में प्रवेश किया तो उसने सोचा कि एक्सट्रीम किंग को अभी तक पता नहीं चला होगा कि वो टियांगसिया सिस्टम से भाग गया है। सूचना अंतराल का लाभ उठाने का इरादा रखते हुए वीर ने एक मार्ग प्लॉटेड किया जो उसे उस क्षेत्र के माध्यम से गहराई तक ले जाएगा। लेकिन थोड़ी देर की यात्रा के बाद कोई अंतरिक्ष में खड़ा था, वीर का रास्ता रोक रहा था। मोबिन, वो यहां क्यों है? अगर वह यहां है तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीम किंग के सैनिक भी यहां हैं। वीर चौंक गया। वीर, बाहर आओ। चिंता मत करो, यहां केवल मैं हूं। मैं अब तुमसे लड़ने को तैयार हूं। मोबिन ने सफेद व्हेल को आवाज दी, अभी भी अंतरिक्ष में मंडरा रहा था। एक पल के विचार के बाद वीर सफेद व्हेल से बाहर उड़ गया। जब वो मोबिन के थोड़ा करीब था तो उसने आदमी से पूछा, तुम मुझे कहां ढूंढना जानते थे? वो मोबिन से डरता नहीं था और उसने सोचा कि उनकी मुलाकात अजीब थी। वो नहीं जानता था कि मोबिन यहां उससे कैसे टकराने में कामयाब रहा। यह बहुत अधिक संयोग था। मैंने टीचर एंशिएंट अबिस से तुम्हारे लिए तुम्हारे रास्ते की गणना करने के लिए कहा। उसने मुझसे कहा कि मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। वह सही था, तुम यहां हो, मोबिन ने कहा। यह सुनकर वीर चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी ने अनुमान लगाया था कि वह इस जगह पर दिखाई देगा, और न केवल वह बल्कि उन्होंने किसी को वहां उसका इंतजार करने के लिए भेजा था। वो बहुत डरावना था। वीर ने विचार किया कि टीचर एंशिएंट अबिस इतनी सटीकता से अपने प्रस्तावित भागने के मार्ग की गणना कैसे कर सकता है। मोबिन को यह बताना कि वीर का कहां इंतजार करना है इतना मुश्किल नहीं रहा होगा, क्योंकि टीचर एंशिएंट अबिस एक चतुर व्यक्ति था, खासकर जब से वीर की यात्रा विशेष रूप से इत्मीनान भरी नहीं रही थी। पीछा करने वाले पूरे समय उसके पीछे लगे हुए थे। इसने उसे सतर्क कर दिया। ये सब बहुत हो गया, आओ मुझसे लड़ो, मैं इस बार जीतने जा रहा हूं, मोबिन ने कहा। जैसे ही उसके अंदर की शक्ति फट गई, उसका पूरा शरीर सुनहरी चमक ले गया।
ये उसका गोस्ट किंग बॉडी था। क्या एक मजबूत शक्ति है। तुम हफ्डी फाइट बनने के लिए लेवल अप हुए। वीर ने मोबिन को सदमे से देखा। मोबिन की लेवलिंग स्पीड बहुत तेज थी। मोबिन ने कोल्डली कहा, एक्सट्रीम माउंटेन का जीवन और मृत्यु अभ्यास। मैं अब पुराना मैं नहीं हूं। मैं इस बार नहीं हारूंगा। मुझे खेद है अगर यह बहुत सीधा लगता है, लेकिन भले ही तुम हाफ डिफाइड हो, मुझे लगता है कि तुम काफी निराश हो जाओगे अगर तुम केवल अपने गोस्ट किंग बॉडी के साथ मुझे हराने की उम्मीद करते हो। वीर ने मोबिन को देखते हुए कहा। मोबिन ने वीर को घूर कर देखा। उसने धीरे धीरे शब्द दर शब्द जवाब दिया, आओ मुझसे लड़ो। जैसा कि मैंने कहा, मैं हारने वाला नहीं हूं। वीर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी गोस्ट टीथ नाइफ निकाली। उसने फैंग का इस्तेमाल किया और मोबिन की ओर स्लैशिंग किया। अपनी नाइफ में टीथ पावर के अलावा उसने स्पेल की इटर्निटी सॉलिडिफाइंग पावर्स का भी इस्तेमाल किया। मोबिन का गोस्ट किंग बॉडी सभी शारीरिक और ऊर्जा हमलों को नजरअंदाज कर सकता था। हालांकि यह इटर्निटी सॉलिडिफाइंग पावर को रोक नहीं सकता था। फैंग किंग वायु ने वंजीय रूबिक्स क्यूब निकाला जो वीर ने उसे वापस दे दिया था। उसने वीर और मोबिन के बीच लड़ाई को फिल्माना शुरू कर दिया। हालांकि यह सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी। वह इसे अभी स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा था। फैंग किंग वायु जानता था कि वह अपने स्थान को उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकता। अगर उसने किया तो एक्सट्रीम किंग आ जाएगा और वे सभी मर जाएंगे। वीर के स्लैश को देखकर मोबिन ने भौहें सिकोड़ ली। उसने एक खाली हाथ बढ़ाया और कहीं से एक लंबी नीली नाइफ निकाली। उसने वीर की गोस्ट टीथ नाइफ से टकराने के लिए इसे घुमाया। वीर ने प्रतिद्वंदी नाइफ को गोस्ट टीथ नाइफ को मारने के लिए आते देखा और उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गई। अपनी हड़ताल जारी रखने के बजाय उसने अपने बाईं ओर ढालने के लिए अपनी गोस्ट टीथ नाइफ को घुमाया। फैंग किंग वायु और पायरेट्स चौड़ी आंखों से घूर रहे थे। उन्होंने सोचा कि वीर पागल हो गया होगा। वीर ने मोबिन की नाइफ को ब्लॉक नहीं करने का फैसला किया था। वीर के पास कोई गार्ड नहीं था और उसने सिर्फ अपनी नाइफ का इस्तेमाल अपनी गर्दन के बाईं ओर की रक्षा के लिए किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे कैसे देखा, वीर पागल लग रहा था। इस तरह ब्लॉकिंग करने से वो मारा जाएगा। डोंग। लेकिन अगले सेकंड उन्होंने धातु की नाइफ्स के एक दूसरे से टकराने की तेज आवाज सुनी। मोबिन ने वीर को आगे स्लैशिंग करते हुए देखा था, लेकिन फिर नाइफ मोबिन की वास्तविक हड़ताल को रोकने के लिए समय पर वीर की गर्दन के बगल में दिखाई दी थी। अगर वीर की गोस्ट टीथ नाइफ थोड़ी धीमी होती तो हमला वीर की गर्दन पर आ जाता। फैंग किंग वायु और अन्य लोग चौंक गए और उनके मुंह विस्मय में चौड़े खुले थे। उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्या देख रहे थे। उस नाइफ स्ट्राइक के बाद मोबिन ने अपने अन्य नाइफ स्किल्स का इस्तेमाल किया। उसकी लंबी नाइफ बहुत अजीब थी और नाइफ के निशान का पालन करना व्यर्थ था। हर बार जब एक हड़ताल अनलीश्ड होती थी तो वो एक अलग जगह पर दिखाई देती थी। ऐसा लगा जैसे नाइफ अंतरिक्ष के माध्यम से टेलीपोर्ट कर सकती है। फैंग किंग वायु ये जानने के लिए काफी तेज नहीं था कि क्या हो रहा था। उसे अभी के लिए यह सब फिल्म करना पड़ा ताकि वे इसे बाद में धीमा कर सके। लेकिन वह अभी भी नहीं समझा कि मोबिन के नाइफ स्किल्स क्या थे। उसकी नाइफ कहीं से भी अंतरिक्ष से बाहर निकल सकती थी। इसके आने का कोई संकेत नहीं था, जिसने इसे एक भूत से भी डरावना बना दिया। यह रीपर्स साइड जैसा था। यह अपने शिकार के आने से पहले ही जीवन काट लेता था। फैंग किंग वायु ने वीडियो को धीमा कर दिया, फिर उसने इसे फिर से धीमा कर दिया और फिर से और फिर से, लेकिन फिर भी वह यह निर्धारित नहीं कर सका कि मोबिन अपनी लंबी नाइफ का उपयोग कैसे कर रहा था। हालांकि अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि वीर मोबिन के सभी हमलों को रोकने में सक्षम था। मोबिन की नाइफ जहां कहीं भी दिखाई दी, वीर की गोस्ट टीथ नाइफ उस वार का मुकाबला करने के लिए उसी जगह पर दिखाई दे सकती थी। अगर मोबिन के नाइफ स्किल्स एक अप्रत्याशित भूत थे, तो वीर के नाइफ स्किल्स एक देवता के थे।
एक देवता जो सब कुछ जानता था। मोबिन का शरीर आता जाता रहा। वो लहर तोड़ने वाले वीर के खिलाफ एक उग्र तूफान था। उसकी नाइफ हर जगह चमकती थी, तर्क और कारण को धता बताते हुए। वीर अंतरिक्ष में मंडरा रहा था। उसने अपनी गोस्ट टीथ नाइफ का इस्तेमाल बाएं और दाएं ब्लॉक करने के लिए किया। वह सुचारू रूप से चला गया, किसी तरह पूरी तरह से अपने दुश्मन की गैर को एंटिसिपेटिंग और इंटरसेप्टिंग कर रहा था। वह एक देवता जैसा था जो सब कुछ जानता था। वे अजीब नाइफ स्किल्स उसे बिल्कुल भी नहीं हिलाते थे। कैप्टन साहब बहुत मजबूत है। अगर वह मैं होता तो मेरा सिर बहुत पहले ही कट जाता। मुझे यह भी पता नहीं होता कि मैं कैसे मरा। कैप्टन साहब किसी सर्वज्ञानी देवता की तरह है। वो कैसे भविष्यवाणी करते हैं कि वह नाइफ कहाँ दिखाई देगी। वो वहां एक प्रोफेट जैसा दिखता है। वो बहुत मजबूत है। ये एक्सट्रीम किंग प्रिंस मोबिन, जो ओसो पेशेवर और प्रतिभाशाली है, वीर की तुलना में लंगड़ा है। वो बड़े कप्तान से नहीं लड़ सकता। कैप्टन साहब अमर रहें। आह! और आइए हम छोटी कप्तान के भी लंबे जीवन की कामना करें। दीर्घायु, दीर्घायु। पायरेट बार्बी को उसे घूरते हुए देखकर तुरंत उसकी प्रशंसा जोड़ दी। हालांकि इस सब के माध्यम से मोबिन सुधार की वास्तव में चौंकाने वाली मात्रा का प्रदर्शन कर रहा था। जब वह एक्सट्रीम माउंटेन में था, अपने जीवन को जोखिम में डाल रहा था, तो उसने अपने गोस्ट किंग बॉडी को अधिकतम तक धकेल दिया था। वह अपनी शक्ति के तहत टूट गया था और असली गोस्ट नाइफ स्किल्स सीखा था। वे गोस्ट नाइफ स्किल्स उतनी ही आसानी से अंडरवर्ल्ड से गुजर सकते थे जितनी उन्होंने वास्तविक दुनिया से की थी। लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे कि नाइफ कब और कहां उतरेगी, लेकिन वीर आयामों के माध्यम से देख सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाइफ कहां से आई, वो उसे ब्लॉक करने के लिए वहां होगा। मोबिन ने अपनी गोस्ट टीथ नाइफ को अधिकतम तक धकेल दिया। वो अभी भी वीर को चोट नहीं पहुंचा सका। मोबिन ने अचानक अपनी नाइफ को वापस खींच लिया और वापस ले लिया। अभी भी वीर को देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत मजबूत हो। तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम भी बुरे नहीं हो। तुम अच्छे हो रहे हो। वीर ने समान रूप से जवाब दिया। सामान्य लोग गोस्ट नाइफ को नहीं देख सकते थे जो अंतरिक्ष के कपड़े के माध्यम से पॉप्ड अप हुआ था, लेकिन वीर का प्रोफेसर मंत्रा एरिया उस क्षेत्र में होने वाले सभी कॉगव्हील परिवर्तनों के माध्यम से देख सकता था। जब गोस्ट नाइफ शून्यता से बाहर आया तो ये यूनिवर्सल कॉगव्हील को ट्रिगर करेगा जो इससे जुड़ा हुआ था। इसका मतलब था कि वीर को हर बार एक चेतावनी दी जा रही थी। तो मोबिन की गोस्ट नाइफ स्किल उसके खिलाफ काम नहीं आई। अगर वीर ने यूनिवर्सल कॉगव्हील्स को उनके आसपास बंद करने के लिए अपने प्रोफेसर मंत्रा एरिया का इस्तेमाल किया, तो मोबिन की नाइफ अंतरिक्ष से कभी नहीं निकलेगी। वीर मोबिन की गोस्ट नाइफ स्किल के बारे में उत्सुक था और इसलिए उसने अभी तक हमला नहीं किया था। उसने मोबिन को गोस्ट नाइफ स्किल को उसके खिलाफ कास्ट करने दिया ताकि वह ऑब्जर्व कर सके। अब मैं इस स्किल का उपयोग बिना चिंता के कर सकता हूं। मोबिन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने वीर को नहीं सुना। उसने अपनी नाइफ को नीचे देखा। कौन सा स्किल? वीर ने पूछा। वह स्किल जो मैंने एक्सट्रीम माउंटेन पीक से सीखी थी। यह वह है जो जीवन या मृत्यु का निर्धारण कर सकता है, मोबिन ने धीरे धीरे कहा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे जल रही हों। उसमें और उसकी नाइफ में एक अजीब शक्ति उठी। ये तथ्य कि तुमने एक्सट्रीम माउंटेन पर अध्ययन किया मेरे किसी काम का नहीं है, वीर ने सोचा। अगर तुम एक जोखिम भरी लड़ाई चाहते हो तो हर जगह जेनोजेनिक्स है। मुझे क्यों चुना? मैंने उस बेकार हाइड्रॉक्स को मार डाला और अब एक्सट्रीम किंग मुझे मरवाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैंने इस प्यारे लड़के मोबिन को मार डाला तो किंग बाई शायद खुद मेरे पीछे आ जाएंगे। मुझे वो क्यों माना जाता है जिसने ये सब शुरू किया? लेकिन मोबिन उसे लड़ना बंद करने का मौका नहीं देने वाला था। प्रिंस अधिक से अधिक उग्र हो रहा था। भूत जैसा शरीर ठोस हो गया,
लेकिन इसके बारे में कुछ अभी भी निराकार लग रहा था। इसे देखना एक भ्रम को देखने जैसा था। वीर ने भौहें सिकोड़ ली। मोबिन की नीली नाइफ काली हो गई। ऐसा लगा जैसे कुछ काली सब्सटेंस चेन्स सतह के ठीक नीचे हिल रहे थे। ये किस तरह के नाइफ स्किल्स हैं? वे ठीक उसी तरह सब्सटेंस चेन्स का उत्पादन करने जा रहे हैं जैसे मैंने पहले काले बाघ से मुलाकात की थी। हालांकि सब्सटेंस चेन्स अभी तक पूरी तरह से नहीं बने हैं। अगर वह ऐसा करने का प्रबंधन कर सकता है तो मोबिन के डीफाइड बनने की 90% संभावना है। वीर ने मोबिन का अवलोकन करते हुए सोचा। मोबिन की आंखें जल रही थी। उसकी टकट की आक्रामक थी क्योंकि ये वीर पर रेंग गई थी। एक्सट्रीम माउंटेन तक की सड़क कठिन है। मरने की 90% संभावना है और बचने की केवल 10% संभावना है। हालांकि जुआ के पुरस्कार बहुत बड़े हैं। मैंने एक्सट्रीम माउंटेन की प्रतिष्ठित स्किल को बिग यूनिवर्स एक्सट्रीम डेड गॉड लाइट कहा। एक हिट सब कुछ नष्ट कर सकती है, इसलिए तुम बेहतर देखो। क्या मैं नहीं कर सकता? कृपया? वीर ने निराश होकर पूछा। नहीं। जब मोबिन ने जवाब दिया तो वो पहले ही हमला कर रहा था। काली नाइफ की रोशनी वीर पर आई। इसे रोकना असंभव था। ऐसा लगा जैसे नाइफ कभी चली ही नहीं थी। जिस क्षण नाइफ की रोशनी दिखाई दी वो क्षण वीर के शरीर के अंदर था। यह ब्लड पल्स सूत्र के सेल्फ कॉगव्हील के समान है। यह एक ऐसी शक्ति है जो अन्य प्राणियों के सेल्फ कॉगव्हील्स को प्रभावित कर सकती है। वीर चौंक गया क्योंकि यह सीधे उसके सेल्फ कॉगव्हील पर इस्तेमाल किया गया था। हड़ताल को चकमा देना लगभग असंभव था। यह एक विनाशकारी हमला था। लेकिन यह ब्लड पल्स सूत्र से अलग था। ब्लड पल्स सूत्र दूसरों के सेल्फ कॉगव्हील्स को धकेलती थी। मोबिन की नाइफ की रोशनी दूसरों के सेल्फ कॉगव्हील्स को नष्ट कर देती थी। अगर सेल्फ कॉगव्हील टूट गया था तो इसका मतलब था कि व्यक्ति लगभग मर जाएगा और उसकी जीवन शक्ति चली जाएगी। अगर वह मोबिन से दूर होता तो उस वार को चकमा देना मुश्किल नहीं होता। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ती गई, वीर के सेल्फ कॉगव्हील पर प्रभाव कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब था कि हड़ताल कमजोर होगी। लेकिन वीर को नहीं पता था कि मोबिन इस तरह की हड़ताल कर सकता है। वो मोबिन के बहुत करीब था। अब चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसके पास उस हिट को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वीर के शरीर के अंदर एक शक्ति चली गई। एक सेल्फ कॉगव्हील घूम रहा था। वो कॉगव्हील एक अजीब प्रतीक के साथ चमक रहा था। यह दी स्टोरी ऑफ जीन्स का सेल्फ कॉगव्हील था। मोबिन की काली नाइफ की रोशनी उसके अंदर चली गई और उसके सेल्फ कॉगव्हील पर हमला किया, लेकिन यह वीर के सेल्फ कॉगव्हील को हिलाने में असमर्थ थी। काली नाइफ सेल्फ कॉगव्हील से टकराई और टूट गई। यह एक काले पदार्थ के टुकड़ों में बिखर गया, फिर घुल गया। ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्किल कुछ भी पर्याप्त नहीं है, वीर ने मोबिन से कहा, जो जमे हुए दिख रहे थे। नहीं, असंभव। मोबिन ने अविश्वास में वीर को घूर कर देखा। वीर उसके बिग यूनिवर्स एक्सट्रीम डेड गॉड लाइट का उपयोग करने के लिए एकदम सही दूरी पर था। इस दूरी पर मोबिन का मानना था कि वह ब्रह्मांड में किसी भी प्राणी को खत्म कर सकता है जो डीफाइड लेवल से नीचे था। यहां तक कि एक हवडीफाइड को मारना भी चिकन के सिर काटने जितना आसान होगा। दोनों एक ही हिट में मर जाएंगे। लेकिन वीर को उसके बिग यूनिवर्स एक्सट्रीम डेड गॉड लाइट की सबसे मजबूत अनलीशिंग से मारा गया था और कुछ भी नहीं हुआ था। मोबिन मुश्किल से इस पर विश्वास कर सकता था। हालांकि मोबिन सेल्फ कॉगव्हील्स को नहीं देख सकता था। वो जानता था कि बिग यूनिवर्स एक्सट्रीम डेड गॉड लाइट एक बहुत ही रहस्यमय और डरावनी शक्ति थी। यह सीधे जीवन शक्ति को मारने के लिए सभी प्रकार की सुरक्षा को नजरअंदाज कर देता था। वीर बिग यूनिवर्स एक्सट्रीम डेड गॉड लाइट से प्रभावित नहीं था। जैसे ही मोबिन ने वीर के गतिहीन रूप को घूर कर देखा, उसने घूमना बंद कर दिया। उसने बस अपनी नाइफ को पकड़ा, अनिश्चित था कि क्या करना है। क्या तुम जारी रखना चाहते हो? वीर ने मोबिन को देखते हुए पूछा। मैं हारता हूं, लेकिन अगली बार, इससे पहले कि मोबिन खत्म कर पाता,
वीर ने हिंसक रूप से बाधित किया। अगली बार मेरा एफ किंग एसएस। वीर आगे कूद गया। वह मोबिन के सामने कूद गया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। एक डरावनी शक्ति ने मोबिन की पूरी खोपड़ी को अंदर कर दिया। कुचले हुए चेहरे और वीर की मुट्ठी के चारों ओर से खून निकल आया। मोबिन को उड़ते हुए भेजा गया था। वीर उड़ान भरने वाले शिकार के पीछे भागा। उसकी मुट्ठी और पैर एक तूफान की तरह थे, मोबिन पर वार कर रहे थे। वीर गुस्से में था और अब उसे कोई नहीं रोक रहा था। मोबिन का मांस फट गया और उसकी हड्डियां हमले के तहत बिखर गई। वह लड़ भी नहीं सका क्योंकि वीर ने उसके शरीर को गूदे में पीट दिया। तुम एक पागल पागल आदमी हो। तुम सोचते हो कि तुम बहुत मजबूत हो, है ना? तुम सोचते हो कि तुम जो कुछ भी चाहते हो वह कर सकते हो क्योंकि तुम किंग बाई के बेटे हो। वीर ने मुक्का मारते हुए बात करना जारी रखा। उसकी मुट्ठी मोबिन के चेहरे पर उतरती रही, उसकी खोपड़ी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आदमी की आंखें स्क्वॉश्ड हो गई और उसकी नाक उसके चेहरे के जो कुछ बचा था उसमें उलट गई थी। वीर अभी भी बहुत गुस्से में था। उसने पागल की तरह मुक्का मारना जारी रखा। दूसरे आदमी की सभी हड्डियों को तोड़ दिया। मोबिन चिल्लाया जब तक कि वह और चिल्ला नहीं सका। फैंग किंग वायु और पायरेट्स सभी जम गए थे। वो किंग बाई का पसंदीदा बेटा था। वीर ने हाइड्रॉक्स को मार डाला था, जिससे उस पर एक सार्वभौमिक एपीबी डाला गया था। अगर उसने मोबिन को मार डाला तो किंग बाई व्यक्तिगत रूप से उसके पीछे आ जाएगा। मोबिन का गोस्ट किंग बॉडी, उसके गोस्ट नाइफ स्किल्स और उसका बिग यूनिवर्स एक्सट्रीम डेड गॉड लाइट बहुत मजबूत थे, लेकिन वह शक्ति पर बहुत केंद्रित था। उसकी तकनीक, उसकी ताकत और क्षेत्रों के साथ उसका समय शॉर्टी था। वह उन दुश्मनों को नष्ट करने में सक्षम था जो उसकी शक्तियों को हरा नहीं सकते थे, लेकिन अगर वह अपने जितना मजबूत किसी से मिलता तो वह कुचला जाता। वीर ने मोबिन को पकड़ा और उसे गीली मिट्टी के बोरे की तरह उठा लिया। वो आदमी को वापस सफेद महल पर ले गया। वीर ने उसे नीचे फेंक दिया और जब एक्सट्रीम किंग प्रिंस एक बोनलेस हीप में फर्श से टकराया तो खून हर जगह छिड़क गया। फैंग किंग वायु और पायरेट्स ने फर्श पर मोबिन को घूर कर देखा। वो अब इंसान नहीं लग रहा था। अगर उसके गोस्ट किंग बॉडी के लिए नहीं होता तो वह मारा गया होता। सभी पायरेट्स सोच रहे थे वो किसी को भी नाराज कर सकता था सिवाय इस आदमी के। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने किंग बाई के पसंदीदा बेटे को भी इतना बुरी तरह पीटा। ऐसा कोई नहीं है जिसे वो मुक्का मारने की हिम्मत न करे। उसे बंद कर दो, उसे एक बंधक के रूप में ले लो। अगर एक्सट्रीम किंग के लोग अभी भी हमारे लिए आने की हिम्मत करते हैं तो मैं उसका सिर काट दूंगा। वीर का चेहरा ग्रेनाइट जितना कठोर था। गुस्सा अभी भी वीर के माध्यम से उबल रहा था। वह अपने समय में लोन बैम्बू जैसे कई फाइटिंग मैनिएक से मिला था, लेकिन लोन बैम्बू की भी अपनी सीमाएं थी। हालांकि यह मोबिन केवल मारने के बारे में था। उसके पास कोई कारण नहीं था और उसे एक की आवश्यकता नहीं थी। यह सब उसके लिए मारने के बारे में था। सौभाग्य से वीर का सेल्फ कॉगव्हील उतना ही कठिन था जितना वह था, और उसके पास इटर्निटी सॉलिडिफाइंग पावर्स थे। साधारण प्राणियों के सेल्फ कॉगव्हील्स मोबिन की हड़ताल से नष्ट हो गए होंगे। अगर किसी व्यक्ति का सेल्फ कॉगव्हील टूट गया तो वे अनिवार्य रूप से मर गए। जिस अवस्था में वे बचे थे वो सब्जी होने से भी बदतर थी।